1 साल हमारे को जब ट्रेनिंग चली, तो हमें ये महसूस नहीं हुआ कि हम इंसान हैं। हमें मतलब हमको ऐसा लगता था कि इस धरती पे रहने वाला सबसे तुच्छ प्राणी तो हम हैं। क्योंकि हमको कोई इंसान ही नहीं समझता, जहाँ जो मर्जी आए उसको हमको रगड़ देगा। तो जब मैं आगे जा रहा था, जो घर के बीच में और हमारे बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं था जहाँ कोई आड़ ली जा सके। इट वॉज प्लेन ग्राउंड। तो जैसे मैं आगे चला तो मैं से 15-20 फीट की दूरी पे अंदर से एक मिलिटेंट कूद के भागने की कोशिश करा। ओह तो उसका मेरे साथ में आमना सामना हो गया। ओह तो मैंने उस पर फायर किया, उसने मेरे पे फायर किया। तो उसने मैगजीन खाली कर दी, मैंने भी कर दी। उसकी सारी गोलियां मेरे को लगी, मेरी उसको लगी। वो भी गिर गया, मैं भी गिर गया। लेकिन डिफरेंस एक था कि मैंने बुलेट प्रूफ पहना हुआ था, पटका पहना हुआ था। तो ये मेरा जो वाइटल ऑर्गन्स थे से बच ये मेरे बच गए। और ये मेरे सर में भी गोली लगी थी, पटके पे लगी। सो आई वाज सेफ दैट वे। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज फिर हम एक ऐसे वॉरियर के साथ हैं जो बहुत ही अद्भुत हैं, और अद्भुत इसलिए हैं कि अभी तक मैंने जो भी पॉडकास्ट इंटरव्यू किए उसमें ऐसा पहला मुझे शख्स मिला जिसने कि 24 गोलियां, वो भी AK-47 से अपने शरीर पर ली, जिसमें से 15 गोलियां उनके बुलेट प्रूफ जैकेट पे लगी और 9 गोलियां उनके शरीर में लगी। और वो हैं हमारे, जिनका नाम है चेतन चीता, जो आजकल कमांडेंट है CRPF में। और आप ताज्जुब करेंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद, बहुत कुछ हुआ इनकी ज़िंदगी में। उसके बाद में ये कोविड में वेंटिलेटर पर रहे, और नॉट ओनली दैट, जिंदगी का इतना उथल पुथल के वर्षों तक इनका इलाज चलता रहा। 1.5 महीने तक अनकॉन्शियस रहे। आज फिर वो उस हालत में कि अभी फिर ये कोबरा में जाना चाहते हैं। तो एक ऐसी शख्सियत जिसकी अद्भुत कहानी है। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट टुडे, चेतन चीता, कमांडेंट CRPF. So Chetan, welcome to the show, which I call it a win life like a warrior, and you are a true warrior. थैंक यू, थैंक यू। चेतन, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपके जो फादर थे एक राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे। यस, ऑफिसर थे उसके। यस, और नॉट ओनली दैट, आपने BSc ग्रेजुएशन किया था, पढ़ाई में अच्छे थे, सब कुछ था। तो ये यूनिफॉर्म का जुनून कहाँ से चढ़ा? कुछ चीज़ें ऐसी होती है, मैं कर्नल साहब में मानता हूँ, ये शायद आपके खून में होता है। कई बार आपके अंदर ये फौजी, कई बार ज़रूरी नहीं है आपको फौजी बनने के लिए यूनिफॉर्म पहनने की ज़रूरत है। आदमी अपनी फितरत से होता है। ये शुरू से मेरे अंदर था, एक जज्बा था कि मैं इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करूं। और जब मेरे को मौका मिला ग्रेजुएशन करने के बाद में, तो मैंने हर जगह ट्राई किया। और यस, CRPF के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया। और एंड उसके बाद की जो जर्नी है वो तो फिर अलग ही टाइप की थी, बहुत ही अलग थी और बहुत खूबसूरत थी। जो मेरे को ज़िंदगी से चाहिए था। बोलते हैं ना कि जो आपका यदि शौक आपका प्रोफेशन बन जाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरा शौक था, अंदर से था। और मेरे साथ आस पास में जो लोग थे वो भी इसी प्रकार की मानसिकता रखते थे फौज के बारे में। मेरी वाइफ थी, वो मेरे को बहुत इंस्पायर करती थी फौज के ज्वाइन करने के लिए। सो दैट वाई, इसलिए बोल सकते हैं कि सब कुछ एक तरह से इकोसिस्टम क्रिएट हो चुका था कि मेरे को फौज में जाना है। और मैं आज आपके सामने वही वर्दी पहन के बैठा हुआ हूँ। इट्स रियली ग्रेट टू हियर दैट। बट चेतन, आपने अपनी वाइफ का बात किया अभी कि वाइफ भी फौजी थी इन ए वे, कि उनके फादर और आपके फादर इन लॉ, ही वाज इन आर्मी। He was in army. यस, एंड यू गॉट इंस्पायर्ड विद दैट एस्पेक्ट आल्सो। तो यहाँ ये थोड़ा सा बताइए कि आपके पास ऑप्शन था आर्मी में भी जाने का। सो हाउ डिड यू मिस दैट आर्मी एंड हैपन टू कम टू द CRPF? मेरी बोलते हैं ना कि मेरा फर्स्ट लव तो आर्मी था।
और अभी भी नहीं बोल सकता मैं, मेरा फर्स्ट लव था एयरफोर्स। ओके। एयरफोर्स को मैं ज्वाइन करना चाहता था और मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। उस टाइम पे एक मूवी आई थी 1983 में, टॉप गन। हाँ। तो उसको वो मेरे एक तरह से वो आइडियलिस्टिक थी कि मैं उस टाइप का टॉम क्रूज बनना चाहता था। लेकिन मैं 2 बार एसएसबी देने भी गया और मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ उसके बाद में। Okay. एंड डेफिनेटली डिसअर्टन तो हुआ ही था मैं। और इन द मीन टाइम मैंने सीपीओस का एग्जाम ये फॉर्म निकला था तो मैंने इसका भी भर दिया और इसके अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया। जब मेरे पास इसका सिलेक्शन हो गया था उस टाइम मेरे पास एक बार फिर मेरे पास वो एसएसबी का इंटरव्यू कॉल रखा था। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि दोनों ऑलमोस्ट एक ही टाइप की फोर्सेस हैं, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। सो मेरे को लगा कि यदि देश सेवा ही करनी है तो ये क्यों नहीं, ये तो ऑलरेडी मेरे पास एक अपॉइंटमेंट लेटर आ रखा है इसका। तो फिर मैंने वो एसएसबी मैंने नहीं देने गया और मैंने सीआरपीएफ को ज्वाइन कर लिया। डेफिनेटली आई थिंक वो सेइंग ठीक है ना कि वन वर्ड इन द हैंड इज ऑलवेज बेटर देन द टू इन द बुश। मैं इसके अंदर एक बात बोलना चाहता हूँ कि देखो फर्क पड़ता है उस चीज़ का। एक टाइम पे थी कि मेरे को फोर्स ने नहीं समझा काबिल कि मैं उसको ज्वाइन कर सकूं, शायद कुछ रही होगी, मैं अपने आप को उस प्रकार से मैं नहीं दिखा पाया था। लेकिन मेरा अभी रिसेंटली मेरे साले साहब का लड़का था, वो एनडीए का इंटरव्यू देने गया और एनडीए के इंटरव्यू देने गया था। उसके साथ एक इंटरव्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा, जो इंटरव्यू उसके अंदर इंटरव्यू का सेक्शन होता है कि आप फोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उसने एक तो रीज़न ये दिया है कि मेरे दादाजी हैं वो आर्मी के अंदर कर्नल हैं, तो मैंने उनकी लाइफ देखी, डिसिप्लिन लाइफ देखी। और दूसरा नाम लिया उसने मेरा, अच्छा। कि मेरे जो वो हैं और वो चेतन चीता हैं, रिलेटिव हैं मेरे। और मैंने उनकी वैल्यूर देखा है और उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया और फाइनली ही गॉट सेलेक्टेड। तो उसके बाद में जब आने के बाद में उसने मुझे ये सारी कहानियाँ बताई तो मेरे को लगा यार एक वक्त वो था जब ये फोर्सेस ने मेरे को लेने से मना कर दिया था। अब ये वक्त आ गया कि एक लड़के ने मेरा नाम लिया है तो उसका सिलेक्शन हो गया। करेक्ट करेक्ट। इट ऑलवेज हैपन दैट इंस्पिरेशन मेक्स इट इज इन माय ब्लड। आई नो। सो नाउ सिंस यू हैव फाइनली जॉइंड सीआरपीएफ, तो इसके बारे में थोड़ा बताओ। फर्स्टली दैट हाउ सीआरपीएफ इज डिफरेंट फ्रॉम द आर्मी एंड what is the ways and means to join the CRPF, because हमारे जो viewers यदि कुछ सुन रहे हैं so it may help them how to go about it. ये एक्चुअली क्या है कि ये लोगों के बीच में बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन होता है कि सीआरपीएफ एक्चुअली चीज़ है क्या। ये कई तो बार देखो तो फौज जैसा काम करती है, कई बार ये पुलिस जैसा काम करती है। तो मैं उसके अंदर ये बोलूँगा, ये बात मैंने पहले ही बोली थी, मैं बोला कि सीआरपीएफ कैमिलियन है। Yes. ज़रूरत पड़ने पे वो फौज बन जाती है, ज़रूरत पड़ने पे वो पुलिस बन जाती है। और ये जो फोर्स है सीआरपीएफ, ये सेंट्रल की फोर्स है और इंडियन फेडरल सिस्टम के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट है वो स्टेट का पार्ट है। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दी, वो सेंटर का पार्ट नहीं। सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बनी हुई है। देश के अंदर कहीं भी कोई उग्रवाद होता है, कहीं आतंकवाद होता है या कोई दंगे होते हैं, वीआईपी सिक्योरिटी की बात होती है, कोई आपदा आती है, भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं इलेक्शंस आ गए, तो ऐसे कहीं ना कहीं जहाँ पे भी एक्स्ट्रा स्पेशलाइज फोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है वहाँ फोर्सेस वहाँ डिप्लॉय ऑन द रिक्वेस्ट, स्टेट की रिक्वेस्ट पे सीआरपीएफ को वहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है। और सीआरपीएफ वहाँ पे उसको बोलते हैं इन एड टू द सिविल अथॉरिटी। हम वहाँ पे इन जो सिविल अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी मदद के हिसाब से वहाँ पे काम करते हैं। जब हमारा काम खत्म हो जाता है वील बैक टू द बैरक्स, वापस आ जाते हैं। अब बात रही आपका दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पहलू था कि सीआरपीएफ को ज्वाइन, इन फोर्सेस को सेंट्रल आर्म फोर्सेस बोलते हैं हमारे को, इनको ज्वाइन कैसे किया जाए। इसका अलग से एक यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है, यूपीएससी इसको कंडक्ट करती है। इसके अंदर सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस की जो वैकेंसीज लेके यूपीएससी फॉर्म्स विज्ञप्ति निकालती है। विज्ञप्ति निकालने के बाद में इसका एक रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन जस्ट लाइक जैसे आपका एसएसबी के अंदर होता है वो साथ है, लेकिन इसके अंदर कुछ कॉम्प्रिहेंसिव और कुछ ऐसे वैसे पार्ट ऐसा होता है जो सब्जेक्टिव होता है।
बाकी ये रिटर्न कंप्लीट करने के बाद में आपका फिर आपका इंटरव्यू पार्ट होता है, आपका फिजिकल होता है। उसमें आपको हमको 800 मीटर दौड़ करवाई थी, और उसके बाद में हमारा इंटरव्यू हुआ था, और कोई हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब करवाया था। वो क्वालिफाइंग होती है। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है, और दोनों के मार्क्स को मिला के फिर आपका सिलेक्शन होता है। ओके लेकिन ये है कि असेसमेंट के अंदर आपका साइकोलॉजिकल पार्ट होता है ना, वो हमारे नहीं है। ओके 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 सो when you finally got through and you must have gone for the training somewhere. माउंट आबू, Mount Abu, beautiful place. ब्यूटीफुल क्लाइमेट आल्सो। Beautiful climate also. तो वहाँ की कुछ यादें होंगी जरूर, जहाँ अरे। कुछ शैतानियाँ की होंगी, कुछ हरकतें की होंगी और कुछ रगड़ा भी लगा होगा। रगड़ा तो मतलब एक बार बताओ, मैं आपको बोलूं कि आप खुद भी कर्नल हैं, आपने खुद में भी आईएमए में ट्रेनिंग करी होगी। रगड़ा तो Part पार्ट एंड पार्सल होता है। ये बोलता है कि आपने कई बार गलतियां नहीं भी की होती है, तब भी रगड़ा लगता है आपको। उसको Correct. बोलते हैं ना कम्युनिटी, वो कम्युनिटी पनिशमेंट। हाँ, कलेक्टिव पनिशमेंट्स होता है वो, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट। और हमारी ट्रेनिंग चली थी लगभग 1 साल की माउंट आबू के अंदर। बहुत अच्छा मौसम था, सब कुछ था। और लेकिन एक चीज थी, 1 साल हमारे को जब ट्रेनिंग चली तो हमें ये महसूस नहीं हुआ कि हम इंसान हैं। हमें मतलब हमको ऐसा लगता था कि इस धरती पे रहने वाला सबसे तुच्छ प्राणी तो हम हैं। क्योंकि हमको कोई इंसान ही नहीं समझता। जहां जो मर्जी आए उसको हमको रगड़ देगा, और रगड़ना तो एक तरह से फैशन बन गया था। दूसरी बात यह है कि रगड़ने के बाद में एक तो होती है कि माँ भी आपको थप्पड़ मारती है तो बाद में आके दुलार भी देती है। वहां दुलार कुछ नहीं होता है। से कहने का मतलब आफ्टर दैट यू आर ऑन। और हमारे एक उस्ताद थे, उस्ताद क्या थे, हमारे एक ऑफिसर्स थे एकेडमी के अंदर, एस्टन, वो हमारे बड़े इंस्पिरेशन थे। ही वाज अ डिप्टी कमांडेंट, वीटी मैथ्यू। और वो आके हमको एक बात बोलते थे, और वो चीज़ हमेशा मेरे को याद रहती है। वो बोलते थे कि यू कैडेट्स, तुमने पिछले 20-25 साल के अंदर जो अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से कहीं भी कुछ सीखा है, जो भी एजुकेशन ली है, जो आपके मस्तिष्क पटल पे लिखी हुई है, हमारा काम है उसको मिटा देना। अब हम आपको कैसे चलना है, कैसे खाना खाना है, कैसे वेपन पकड़ना है, कैसा टैक्टिक्स है, कैसे बात करना है, वो सारी की सारी चीज़ें हम आपको बोलिए, आपको रिफीड करेंगे, आपका पूरा सॉफ्टवेयर चेंज करेंगे हम। सो दैट वाज एक्चुअली अ ट्रेनिंग। और वो ट्रेनिंग ही है जो आपको फ्यूचर के अंदर आने वाली सारी समस्याओं से, सारी प्रॉब्लम्स को से जूझना सिखाती है। और कभी सिचुएशन बनने पे आपको उनसे लोहा लेना चाहता है। वो एक जनरली बोला जाता है फौजियों के लिए, जब भी जहाँ कहीं आपदा आती है तो जनरल पब्लिक का एक रिएक्शन होता है, उससे वो दूर भागते हैं। फौजी ही एक ऐसा आदमी होता है उसकी तरफ भागता है। तो हम उस कैटेगरी के लोग हैं। आई एग्री। और आपने जो एक बहुत अच्छी बात जो बोली ना कि वो खाना सिखाते हैं, वो आपको चलना सिखाते हैं। आई टेल यू, आई रिमेम्बर दिस इंसिडेंट नाउ। आपके कहने के बाद हमें तो वहाँ नाड़ा बांधना भी सिखाया। ठीक है, सही है। कि नॉट कैसे लगानी है और वो कैसे दिखनी चाहिए जब आप परेड ग्राउंड पे होते हैं। सो जब आपका ये ट्रेनिंग का और कोई ऐसा जो इंसिडेंट आपको याद हो और यू वांट टू शेयर? बहुत सारे हैं, कहाँ से सुनाएंगे, आपके पास वक्त कम पड़ जाएगा। एक कोई इंसिडेंट जो सबसे ज्यादा आपको लगती हो इंस्पायरिंग। हमारा जो जंगल कैंप था वहाँ पे, वो हमारा बड़ा डेडली हुआ था। डेडली ऐसा हुआ था कि जंगल कैंप तो सारे होते हैं, सही जगह लगाते हैं, एनसीसी में भी होते हैं, सही जगह होते हैं। हमारे जंगल कैंप में वहाँ पे एक रिमोट एरिया था, पहाड़ियों के बीच में, माउंट आबू के पास में। जब जंगल कैंप लगना था हमारे, उससे पहले वहाँ पे हो गई खूब सारी बारिश। ओके। और बारिश होने से ऐसा हुआ, और जंगल कैंप में हमारे को टेंट में रहना था। वहीं हमारे को चारपाई लगा दी गई थी। पहले तो ये था कि नीचे सुलाएंगे, लेकिन वो कीचड़ पूरा इतना हो गया था कि नीचे पानी था, तो नीचे गद्दे लगाने का मतलब ये था, हमारे को चारपाई दे दी गई थी। तो इफ यू रिमेम्बर, ईपीआईपी टेंट होते थे पहले। तो ईपीआईपी टेंट में हमारे टेंट के अंदर हर टेंट के अंदर 6 बंदे होते थे।
अब जंगल कैंप के अंदर ये होता है, उनका मकसद एकमात्र यही होता है कि इनकी ज़िंदगी को नरक करना है और साथ ही साथ में उनको सिखलाई देनी है, सोने नहीं देना है। अब हम जूते कब फायर हो जाए रात को, वो तो बेसिकली डमी फायर होते हैं, फायर करते थे और हमारा को होता है कि तुरंत आपको यूनिफॉर्म पहनना है और यूनिफॉर्म पहन के आपके जो भी मोर्चे हैं वहाँ जाके पोजीशंस लेनी है, फिर काउंटर अटैक करना है। हम रात को वही कपड़े पहन के सोते थे जो दिन में कर रहे हैं। जूते ऐसे रखे रहते थे खुले, जैसे नीचे पूरा कीचड़ था, उसी के अंदर कपड़े सिले हुए होते थे, उसी में सो जाते थे, उसमें उठ के फिर अगले दिन चले जाते थे। नो दैट वो जो हमारे जंगल कैंप्स के जो 7 दिन निकले हैं वो हमारे लिए नरक थे, नरक। ना गीले कपड़े में ही पूरा ऑपरेशन होना, उसी के अंदर। अब आपको सिखलाई देनी है ऑपरेशंस की, तो आपको क्रॉलिंग भी करनी पड़ेगी, आपको ऐसे ऐसे अनहॉस्पिटेबल टेरेन्स के अंदर आपको जाना भी पड़ेगा, नाले में भी कूदना पड़ेगा, पानी में भी घुसना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो सीवर के अंदर भी जंप मारना पड़ेगा। सो दोज थिंग्स जो उस टाइम पे हमारे साथ में, जो हमारा साथ में जो भी हमारे डीएस स्टाफ ने किया, एंड आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल हम बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने हमारे को बहुत अच्छे से सिखाया, लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने हमारी ज़िंदगी नरक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एंड दैट इज द पार्ट ऑफ लर्निंग बेसिकली। दैट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। वो चीज हमको एकेडमी पास आउट होने के बाद में समझ में आती है कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया था और कितना इम्पोर्टेंट है, और कितना इम्पोर्टेंट है वो एक्सपीरियंस। अच्छा, इसके ट्रेनिंग के ख़त्म होने के बाद जब आदमी पोस्टिंग होती है और स्पेशली जब वो फर्स्ट यूनिट होती है तो माहौल ही अलग होता है और वहाँ एक अलग लेवल की लर्निंग होती है जब आप फर्स्ट यूनिट पहुँचते हो, बिकॉज यू आर ए न्यू रिक्रूट विद लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ एंथुजियाज्म एंड यू लुक फॉरवर्ड टू, एंड एज एन अफसर तो आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं सीखने के लिए का। वो एक्सपीरियंस बताइए जब आप फर्स्ट यूनिट में पहुँचे। तो सबसे पहले क्या आता है कि ट्रेनिंग के अंदर हमारे को केवल 1 स्टार दिया जाता है। ओके। कि ये ट्रेनी है, और हमारी जो फर्स्ट रैंक होती है वो असिस्टेंट कमांडेंट होती है, उसमें 3 स्टार्स लगते हैं। ओके। वो आपके पेपिंग सेरेमनी के बाद लगते हैं। ओके। तो हम उस दिन का इंतजार करते थे कि कब साला ये 1 स्टार 3 में बदले, कभी ये प्रेग्नेंट हो, कभी 2 स्टार और बदले डिलीवरी तक। तो हमारी पेपिंग सेरेमनी है, इट वाज इन द दिसंबर ऑफ 1998। ओके। एंड मेरे को तब तक हमारे को बटालियंस मिल चुकी थी और मेरे को बटालियन मिली थी, वो असम में पोस्टेड थी। ओके। डिप्लॉयड थी। ओके। और वो काउंटरजेंसी ऑपरेशंस के अंदर थी। तो सबसे पहले एक वो होता है कि एक वो खुशी होती है कि अब मैं अफसर बन गया हूँ। हमारे असिस्टेंट कमांडेंट को पहले डीएसपी भी बोलते थे, तो हमारे को ऐसा लगता था कि हम अफसर बन गए, अब तो सारे के सारे हमारे को सल्यूट करेंगे और अब हमारे का जो 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 पनिशमेंट वाला पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, अब हम राज करेंगे। लेकिन ऐसा हमारे को महसूस नहीं हुआ। वो डाउट्स होते हैं वो नहीं वो एक तो क्या होता है कि जब आप तकलीफ में होते हो तब आप उस चीज़ को आप बोलते हो यार काश मैं अफसर होता। आई नो। जब अफसर बना, मैं असम में गया, असम के अंदर मेरी जो बटालियंस थी वो बोडो एरिया में डिप्लॉयड थी और मेरी काउंटर इंसल्टेंसी में, तो गुवाहाटी से लेके करीब 68-70 किलोमीटर्स मेरी दूर मेरी बटालियन थी। दैट वाज मेरी फर्स्ट लाइफ में फर्स्ट टाइम था जब मैं किसी ऑपरेशन एरिया में गया। तो मैं राजस्थान का रहने वाला, मैंने उग्रवाद कहाँ देखा, मैंने आतंकवाद कहाँ देखा था। सही बात। डर रहता है मन के अंदर। अब किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं रहता कि ये गलत आदमी है, उग्रवादी है। तो जब मैं याद है मेरे को वो, मैं फीलिंग आज तक नहीं भूल सकता कि मैं जब वो 70 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा था तो मैं आगे बैठा था जिप्सी के अंदर, तो मैं बाहर देख रहा था, मेरे को हर आदमी आतंकवादी से लगता था कि वो बंदूक निकालेगा मेरे पे फायर कर दे। दैट वाज सेंस, दैट वाज अ थिंग। आई नो। और वो 70 किलोमीटर मैंने ऐसे ट्रैवल किया है। एंड यस, दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग, क्योंकि दैट वाज आई वाज डेफिनेटली अमेच्योर था। वो चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं थोड़ा सा हार्डन हुआ तो उन चीज़ों को, वो चीज़ें मेरे अंदर से चली गई। लेकिन दैट वाज द फर्स्ट टाइम। आई नो। और फर्स्ट टाइम जैसे हम बटालियन जाते हैं तो हमारे को स्टेट में जाते ही कंपनी का चार्ज नहीं मिलता है। हमारे को करीब 1-1.5 महीने की हमारी हेडक्वार्टर में रख के हमारी ट्रेनिंग होती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारे को दूसरों के साथ में, मेंटोर के साथ में रखा जाता है, सिखलाइयाँ दी जाती है।
वो एक अलग एक्सपीरियंस था. दैट वाज अ डिफरेंट थिंग. यस, हमने काफी कुछ सीखा वहाँ पे. सो पहला कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस इन द फर्स्ट यूनिट, एनी काइंड ऑफ थिंग? फर्स्ट यूनिट में कॉम्बैट एक्सपीरियंस, एक्चुअली मैंने पहले भी इसको बताया है कि 1 डेढ़ महीने के बाद में मेरे को कंपनी दे दी गई थी वहाँ पे. मैं ब्रावो कंपनी का कंपनी कमांडर बना दिया था. और ब्रावो जो कंपनी थी वहाँ पे 131 बटालियन की, वो बहुत रिमोटली डिप्लॉयड थी. और कुछ भी नहीं था आसपास. मतलब आसपास 1 2 चाय बागान थे और विलेज एरिया पूरा. मतलब शहर आने के लिए भी कम से कम 10 12 किलोमीटर हमारे को कच्चे रोड पे आना पड़ता था, फिर आपको पक्का रोड मिलता था. तो मैं कंपनी में गया तो करीब सप्ताह भर तो मैं ऐसे ही बैठा रहा. ना मेरे पास रेडियो था, ना मेरे पास टीवी था, ना मेरे पास कुछ भी नहीं था. अब मैं कंपनी कमांडर हूँ, अब मैं क्या जवानों से भी एक लिमिटेड बात कर सकते हैं. क्या डिस्टेंस होता है वो मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है. सप्ताह भर के बाद में 8 10 दिन की बातें हैं, मैं बोर हो गया. तो मैंने अपने कंपनी में इंस्पेक्टर को बोला कि यार मैं कल पेट्रोल पे जाऊंगा, थोड़ा सा वक्त तो अच्छा निकलेगा, एक एक्सपीरियंस तो लेगा, मेरे को फील तो हो कि मैं अफसर हूँ. तो मैं पेट्रोल पे निकल गया सुबह सुबह. और जैसे ज़िंदगी का पहला ऑपरेशन था वो. ऑपरेशन तो पहला नहीं था, दूसरा था वो. पहला तो ऐसे दूसरा था. तो मैं ऐसे ही रास्ते में सुबह सुबह हम निकल गए अर्ली मॉर्निंग 6 बजे. करते करते करीब 12 बजे के आसपास मैं कैंप से कम और नहीं तो कम से कम 10 12 किलोमीटर दूर था. तो ऐसे में पूछताछ कर रहा था. जो मिलते थे कोई ठीक ठाक, यहाँ पे क्या एक्टिविटी है, कोई मिलिटेंट आता है, किसी को जानते हैं, तो मैक्सिमम वालों ने तो ना बोला. एक बंदा हमारे को ऐसा मिला, ये वॉज अ मिडिल एज मैन. उसने बोला कि साहब यहाँ से आप आधा किलोमीटर दूर एक ये गांव है, उसके बगल में साइड में 3 4 हट से वहाँ पिछले 2 दिन से एक एनडीएफबी का मिलिटेंट आया हुआ है, घूम रहा है. वो आदमी ठीक नहीं है. नाम क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहाँ पे है, मूवमेंट है. और मेरे पास 13 लड़के थे, हम टोटल 13 बंदे थे. तो वहाँ से उसकी केवल इस इंफॉर्मेशन पे हम उन 4 5 घरों को 13 बंदों ने घेरा. और जैसे उसको लगा कि सीआरपीएफ फौज आ गई है, वो वहाँ से कमरे से भागा. लेकिन हमने घेराव डाल रखा था 13 बंदे ने, तो हमारे बंदों ने उसको भाग के पकड़ लिया. उसके बाद से कुछ इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले, 13,500 रुपये मिले. अरे एक रेडियो मिलता था पहले, एक चाइनीज रेडियो आता था वहाँ पे, जो अलग अलग स्टेशन इवन टीवी पकड़ लेता था. करेक्ट. तो वो टीवी उसके पास से मिला, उठा के हम ले आए कैंप के अंदर. मेरे को कख नहीं मालूम वो कौन है, मेरे को कख नहीं मालूम. वो एनडीएबी नाम जरूर सुना था, एनडीएबी ऑर्गेनाइजेशन क्या है कुछ नहीं है, कुछ नहीं मालूम. लेकिन ये बाद में मेरे को मालूम पड़ा, हमने इंट्रोगेशन किया उसका, हमने मालूम पड़ा ही वॉज अ एरिया कमांडर ऑफ दैट जोन. ओके. इट वॉज अ वेरी बिग कैच, वेरी बिग कैच. और वहाँ लोकल पुलिस उसको पिछले 5 6 साल से ढूंढ रही थी, लेकिन पकड़ नहीं पा रही थी उसको. और वो बंदा गलती से मेरे हाथ चढ़ गया ऐसे ही. और वो जो रेडियो था, मैंने उसको सारा सामान जमा करा दिया, इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, 13,500 रुपये पुलिस में जमा कर दिए. लेकिन मेरे को वो रेडियो मेरे को इतना फैसिनेटिंग लगा, मैंने यार मेरे लिए टाइम पास अच्छा है, गाने तो सुन लूंगा इसके अंदर. मैंने वो नहीं जमा किया. दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस. Okay. But then, who told you then that this is a big catch? वो तो तब मालूम पड़ा ना. वो बड़ी सारी कहानी थी उसके पीछे. वो जब उसको कैंप में लेके आया हम, तो मेरे कैंप में 2 बंदे आर्मी के रहते थे. वहाँ पे एक आर्मी की 6 कुमाऊं बटालियन थी, कुमार रेजिमेंट की एक बटालियन थी. और वो उसके 2 बंदे हमारे वहाँ पे रहते थे, जो कोऑर्डिनेशन के हिसाब से रहते थे. जैसे वो हम उसको पकड़ के कैंप में लेके आए, तो उसको भी मालूम पड़ना था कि ये सीआरपी वाले 2 पकड़ के लाए. उसने अपने साइड पे अपने कंपनी कमांडर को बता दिया कि साहब ये पकड़ के लाए. तो मेरी सेट से उनकी बात हुई. तो उन्होंने बोला कि यार चीता किसको पकड़ के लाया है. मैंने कहा कि सर एनडीएबी का है, मालूम नहीं कौन है, अभी इंटरोगेशन करना है. क्यों? और यार पहले बताना था. चलो अभी चालू करो. तो
उसने बोला यार मैं भी इंटरोगेशन करना चाहूँगा यदि तुम मुझे अलाउ करो। अब मेरे को ये कुछ भी नहीं मालूम था वहाँ, तो मैंने अपने हेडक्वार्टर में फ़ोन करके बताया, मैंने कहा सर आर्मी वाले उसका इंस्पेक्शन वो इंटरोगेशन करना चाहते हैं। तो मेरा डीसी ऑप्स था, ही वॉज अ स्मार्ट ऑफिसर, ही है कि चीता कुछ भी करना अलाउ कर देना भले, लेकिन पहले अपनी लाइंस बॉर्डर क्रॉस करना। फौजी उसको हाथ नहीं लगाएंगे, तेरी कस्टडी में वो लड़का मर गया तो सारी जिम्मेदारी तेरे आएगी, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है सर, नोटेड। वो आए वहाँ पे, मेजर था, मेरे को याद है मेजर सूद था, ही केम, वो अपने आप, ही वाज ऑपरेटिंग देयर फॉर लास्ट 2 years, ही वाज हैविंग अ हेल ऑफ नॉलेज, ही वाज इवन अवार्डेड विद द सेना मेडल आल्सो देयर। ओके। तो मैंने उसको बोला था कि मैंने सर आप हाथ नहीं लगाना, आपको जो पूछना है पूछो। उससे हम पूछ रहे थे कि तेरा नाम क्या है, तो उसने बोला मेरा नाम दाइमा है। कहाँ का रहने वाला है, वहाँ कहीं का बता दिया, सब वहाँ का रहने वाला है, दूर का। जब वो आया तो पेपर्स वगैरह लाया था, उसने बोला दाइमा है। तो इनके पास में आर्मी वाले में पिछले 2 साल से ऑपरेट कर रहे थे, वहाँ पे उनके पूरे कार्डर की उनके नाम की लिस्ट थी। एक्चुअली इनके एक्चुअल नेम अलग होते हैं और अलाइस नेम अलग होते हैं जो Correct. ऑर्गेनाइजेशन के। करेक्ट। जो दाइमा था उसका अलाइस नेम था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम होता है वो। ओके। उसने जो लिस्ट निकाली उसमें दाइमा देखा, तब हमारे को कंफर्म हुआ कि ही इज अ ब्लडी एरिया कमांडर ऑफ दैट जोन। ओके। तो उसने मुझे बोला कि चीता तू क्या पकड़ के लाया, तेरे को मालूम है? बोले कि यार मैं तो इसको तब से ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, तू तेरे को ऐसे मिल गया पहली बार ऑपरेशन। मैंने कहा सर दैट इज लक। डेफिनेटली इट इज अ लक। उसके बाद कहाँ फिर गए आप फर्स्ट पोस्टिंग के बाद? उसके बाद में मेरी बटालियन वहाँ पे रही करीब 2 साल, और 2 साल के बाद में उसका मूवमेंट हो गया था नागालैंड। ओके। नागालैंड के अंदर वो जो बटालियन थी वहाँ पे दीमापुर में हेडक्वार्टर था, और वहाँ ऊपर रोड पे पूरा उसकी आरओपी की ड्यूटी थी, रोड ओपनिंग पार्टीज वगैरह। करेक्ट। या एंड वहाँ पे करीब 1 साल था। फिर इन द मेन टाइम मेरा कम्युनिकेशन में सिलेक्शन हो गया था, फिर मैं कम्युनिकेशन में आ गया। ओके ओके। बट एक चीज है चेतन की जिंदगी में क्या होता है, स्पेशली जब आप आर्म फोर्सेज में हो, कभी सक्सेस होती है और कभी फेलियर्स भी होते हैं। और मैंने ये देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि फेलियर से आप ज्यादा सीखते हो बजाय सक्सेस से। तो आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा फेलियर हुआ जिसने आपको ऐसा सिखाया हो कि आज तक आप नहीं भूले हो? ऐसे मेरे बहुत सारे फेलियर्स रहे हैं जिंदगी, आप बिल्कुल सही बोला। हाँ, जहाँ लोग सक्सेस की तो बात करते हैं, करेक्ट, लेकिन फेलियर्स की बात हमारे क्लोज एंड पर्सनल होते हैं, हम उनसे सीखते हैं वैसे कि ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। हाँ, मैक्सिमम सीखते हैं आप। तो मैं एक फेलियर के बारे में पिछले पॉडकास्ट में मैंने बताया था, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। इसके अंदर एक और था मेरा। तो मेरे को एक खबर मिली कि साहब इस जंगल के अंदर, इस पर्टिकुलर विलेज के अंदर, दैट वाज अ नोटोरियस विलेज, वहाँ पे मूवमेंट्स काफ़ी रहते थे, सब यहाँ पे लोग आए हुए हैं, अनकन्फर्म है। तो विलेज बड़ा था वो, मेरे पास कम से कम मेरी कंपनी कमांडर ने 60 लड़के थे मेरे पास में, तो 60 लड़कों से पूरा उस विलेज को घेर पाना मुश्किल था। तो मैंने अपने नज़दीक वाली कंपनी को भी, 2 कंपनियों को जॉइंट ऑपरेशन किया, ज़िंदगी का पहला जॉइंट ऑपरेशन किया मैंने। और मैंने घेरा उसको सुबह 6 बजे, मतलब मेरा 5 बजे मेरा उसको ना, उसका पूरा मेरा कॉर्डन लग चुका था। ये कहाँ की बात है? ये वहीं असम की बात, असम की बात। असम की बात। और हमने 6 बजे से सुबह उसके अंदर सर्चिंग करनी चालू थी, गांव को सबको एक जगह राउंड अप किया, सबको एक जगह इकट्ठा किया, औरतों को अलग कर दिया। तो बेसिकली ये था कि जो असम के अंदर जो कैडर है उनमें वुमेन्स बहुत कम है, मेनली मैन है। तो मैन से हमने पूछताछ कर रहे थे, हमारे पास कोई कैट वैट तो था नहीं, पूछताछ वगैरह कर रहे थे, जहां भी हमारे को सस्पिशन होता था डबल चेक करते थे उसको, पूछताछ वगैरह की सब कुछ। बाद में कुछ सस्पिशन नहीं मिला तो हमने छोड़ दिया उनको। छोड़ने के बाद हम भी चले गए, हमारा 8-9 बजे तक हमारा ऑपरेशन भी कंप्लीट हो गया था। मेरे को बाद में, एक दिन बाद में मालूम पड़ा कि उसमें 2-3 लोग ऐसे थे जिन्होंने खुद बोला था कि साहब हम, मेरा नाम ये है, कि कहाँ के हो, कि साहब हम तो इनके यहाँ गेस्ट आए हुए हैं। तो उन्होंने, जो लोग थे उन्होंने बोला कि सर हम मेरे यहाँ गेस्ट है ये।
एक्चुअली वो गेस्ट नहीं थे, वो मिलिटेंट्स, वो वहाँ इंसर्जेंट्स थे वो। ओके। और मैंने उन पे पता नहीं जाने के मैं मेरे को शक ही नहीं हुआ। और ये एक दिन के बाद में मेरे को लोकल विलेजर ने वहाँ पे एक दो सिंपथाइजर थे, मतलब हमारे को खबर देते थे, तो बोले कि साहब आप उस दिन वहाँ 3 लड़के थे, आपने छोड़ दिया, और जो दूसरे सुना रहे थे वो लड़के वही थे। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ लर्निंग। और जब आपको ऐसा चीजें मालूम पड़ती है तो डेफिनेटली आप बोलते हैं यार इतनी मेहनत करी और खुदा पार निकली चाहिए वाली बात हो जाती है। तो उसके बाद में क्या मतलब लर्निंग क्या मिली फिर जीवन में? लर्निंग है मिली कि शक और ज्यादा करने लगे हम। मतलब ऐसी चीजों को हमको लाइटली नहीं रहना चाहिए। कभी भी ऐसा हो कि भाई जिसके एंटीसीडेंट्स हमारे को नहीं वेरीफाई हो पा रहे हैं, तो एटलीस्ट ये तो कर सकते हो ना कि आप उसको बोले कि ठीक है यार इनको मैं बाद में वेरीफाई करूंगा, और इनको राउंड अप करो, उनको कंपनी में लेके जाओ, बाकी को फर्दर इंटरोगेशन करेंगे। जब डबल चेक हो जाएगा तब उसके बाद में सोचेंगे इसका क्या करना है। असम की कोई और ऐसी इंसिडेंट जो आपको यू वांट टू शेयर? कॉम्बैट इम्पैक्ट्स। अरे कहाँ की सुनाओ यार आपको। वहाँ एक चीज थी असम के अंदर कि वहाँ पे आर्मी भी डिप्लॉयड थी काउंटर सीआई ऑप्स के अंदर, यस, और सीआरपीएफ भी थी और सिविल पुलिस भी थी, तीनों काम कर रही थी। उसको वो यूनिफाइड कमांड बोलते थे। जैसे मेरे यहाँ नज़दीक में कुमाऊं थी और एक मद्रास थी, और वहाँ पे एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर हुआ करता हरी सिंगा के अंदर। तो पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या था। ये सब दीमापुर के आसपास? नॉट दीमापुर, इट इज मेरी मंगलदेव दरांग डिस्ट्रिक्ट में थे। अच्छा, दरांग डिस्ट्रिक्ट में 3 बटालियन हमारी दरांग डिस्ट्रिक्ट। ओके। मेरे को जब भी खबर आती थी, मेरे एरिया की कम आती थी, आर्मी एरिया जो आर्मी का कंपनी थी उसका एरिया था, वहाँ की कोई खबर आई तो मैं उनको कॉल में बोलता था कि यार मेजर को, मैंने कहा सर आज मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन आपके एरिया की यहाँ पे। अब मेरे को उसको मैं कभी इन्फॉर्मेशन नहीं पक्की नहीं बोलता, क्योंकि यार वहाँ पे वो भी भूखे हैं, हम उनके साथ क्यों। मैंने कहा सर आपका, मैं इस जीआर के अंदर मैं आ रहा हूँ, आप अपने ट्रूप्स मत रखना वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हम आमने सामने हो जाए अंधेरे के अंदर, क्रॉस फायर हो। मैं वहाँ ऑपरेशन करता था, आदमी मेरे को मिल जाता, मैं उठा के ले आता था। अब उसका रिपरकशन ये हुआ है कि उनका जो ब्रिगेड कमांडर था एक सरदार था, एंड ही वाज नॉट हैप्पी विद दैट। ओके। एंड टू बी से कि ही बुलशिटेड दैट बटालियन कि एक तुम्हारे को, तुम साले वहाँ पे तुम क्या चूड़ियाँ पहन के बैठे हो, एक सीआरपीएफ का कंपनी कमांडर तुम्हारे इलाके से आके आदमी उठा के लेके जा रहा है, तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारे को खबर क्यों नहीं आई, उसको कैसे खबर आ गई, वो क्या तुमसे ज्यादा इक्विप्ड है, तुमसे ज्यादा क्या ट्रेंड है वो। अब नाउ उनकी रेल पड़ने लगी। सो 2-3 ऑपरेशन होने के बाद में यदि मैं जब भी उनको कॉल करता था कि सर मेरे को आना है, मना कर दे। नहीं मना नहीं करते थे, मना नहीं करते, बिकॉज वो भी जानते थे मेरी सिचुएशन क्या है, मैं भी जानता हूँ उनकी सिचुएशन। बोलते कि चीता कॉमन ऑब्जेक्टिव है, कॉमन ऑब्जेक्टिव वो सिचुएशन। बोलते चीता यार वो सदा ने बहुत बुरे हालत कर रखी है हमारी, एक काम कर तू आ जा, आदमी को उठा ले, लेकिन तू ऑपरेशन अपने इलाके में दिखाना, यहाँ मत दिखाना। अच्छा। क्योंकि वहाँ जो भी मिलिटेंट्स इंसर्जेंट्स मिलते थे वो कभी लोकल नहीं होते थे, उनको हम कहीं भी दिखा दें। हमने बोले जंगल में खेत में से जा रहा था, हमने उठा लिया, हम कागज में कुछ भी लिखे। सो फिर बाद में हम ये करने लगे, तो सरदार ने मेरे को पेट नेम दिया था, एंड दैट इज वेरी अनयूजुअल, ही हैज गिवन मी द नेम फायर ब्रांड। अच्छा। बोलते क्या वो फायर ब्रांड कहाँ आजकल, तो उसने मेरे को ये, सरदार ने नहीं बोला, उसने कमांडर ने नहीं बोला, मेरे को जो ऑफिसर्स थे बोले कि यार कमांडर ने तेरा नाम रखा है फायर ब्रांड। सो आई वाज हैप्पी आल्सो, मैंने चलो आई एम ही हैज गिवन मी दैट नेम। गुड। सो उसके बाद फिर असम के बाद में कहाँ? असम के बाद में मेरी ऑपरेशन ड्यूटी नागालैंड में तो ऐसा कुछ नहीं थी, आरओपी ड्यूटीज थी वहाँ पे, तो कुछ नहीं था, रूटीन टाइप की ड्यूटीज थी। ओके। फिर मैं सिग्नल्स में चला गया। ओके, हैदराबाद? नहीं, सिग्नल्स में मेरी पहले 6 मंथ्स की ट्रेनिंग हुई। ओके। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद में आपका इंडक्शन होता है सीआरपीएफ में। So I think that training was in Ranchi or something? रांची, यस इट वाज इन द रांची। तो हमारे को छोटा मोटा इंजीनियर बनाते थे उसमें। तो ये यहाँ एक चीज मुझे पूछनी थी, जब व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल,
कि आप जब भर्ती हुए तो जीडी एज GD ऑफिसर officer, है ना? GD officer. हाउ दिस ट्रांजिशन टुक प्लेस बिकॉज कम्युनिकेशन इज अ वेरी टेक्निकल नहीं नहीं, स्टेपिंग अपार्ट उसके अंदर क्या होता है, सीआरपीएफ का सेपरेट कैडर नहीं है जैसे आर्मी के अंदर है सिग्नल्स का। ओके हमारे यहाँ कार्य करते हैं जो लोअर कैडर होता है, जेसीओज ओवास वगैरह, वो सिग्नल्स के ही भर्ती किए जाते हैं ओके और उनका अलग से होता है। लेकिन जो ऑफिसर ग्रेड है उसकी कोई सेपरेट भर्ती नहीं होती। सीआरपीएफ के जो ऑफिसर्स होते हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड है, ओके उनकी एक स्क्रीनिंग होती है, इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, रिटर्न नहीं होता है, स्क्रीनिंग होती है, okay. इंटरव्यूज होते हैं। ओके उसके बाद में वो सिग्नल ऑफिसर ही करते हैं, वो इंटरव्यू करने के बाद में उनको जो सुटेबल लगते हैं उनको फिर वो दे अंडरगो दिस ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जिसको जियोस्टेक ऑफिसर्स, जियोस्टेक गजेटेड ऑफिसर्स टेक्निकल कोर्स बोलते हैं उसको। तो वो करते लगभग 6 महीने का होता है, वो करते हैं हम रांची के अंदर। उसके बाद में फिर हमारा सिग्नल्स के अंदर इंडक्शन होता है। Okay. लेकिन एक चीज़ और, जब वो इंडक्शन होता है कि वो हो गया, सिग्नल में चले गए, then it is not like that कि you are permanently a signal officer after that. Okay. After a short time, हाँ वहाँ नहीं है requirement, आप you go back to the GD ओके ओके and again you come back to the signals. So in and out चलता रहता है। चलता रहे बट देयर इज नो स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल बेनिफिट को ऐसा कुछ नहीं है। सिग्नल्स के अंदर जाने का फायदा केवल इतना होता है, थोड़ी स्टैटिक पोस्टिंग होती है। ओके 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 Yes, ओके life is stable. ओके there. ओके एंड फ्रॉम देयर यू वेंट टू द हैदराबाद। No, from Calcutta. From there, after training, I was posted to my headquarters battalion, 3 Signal Battalion, Calcutta. ओके एंड And being in the Calcutta, I was made the company commander of Agartala company also. I was, for almost 1 year, I stayed in Agartala also. ओके And then looking after the communication of Mizoram and Tripura. एंड व्हाट इक्विपमेंट नॉर्मली यू हैव फॉर कम्युनिकेशन। हमारे पास वही HF VHF होता है। ओके HF VHF होता है और VHF में छोटे सेट्स होते हैं, ओके और HF के अंदर आपके बेल के होते हैं भारतीय। अभी बाद में अभी प्राइवेट कंपनीज के भी आने लगे हैं हमारे पास HF के। HBSC LHP होते थे हाँ। पहले, अभी भी LHP तो अभी आने लगे हैं। ओके LHP बड़े अच्छे सेट्स हैं। ओके और इसके अलावा हमारे पास में रिपीटर्स होते हैं, ओके ओके and so many other things. सो इसके बाद में आई थिंक देन यू हैड अ टेन्योर इन J&K। उसके बाद में जब मैं 3 सिग्नल में कलकत्ता में था, हाँ till that time I was assistant commandant, और असिस्टेंट कमांडेंट बनने के बाद में मेरा प्रमोशन हुआ इन 2004। ओके जब मेरा प्रमोशन हुआ था, आई वाज अगेन पोस्टेड बैक टू द GD बटालियन, ओके सेम बटालियन जो 131 को मैं छोड़ के आया था, उसी के अंदर मेरे को पोस्ट कर दिया था। दैट टाइम दैट बटालियन वाज मूव टू कश्मीर, ओके ओके नियर फ्रॉम असम फ्रॉम नागालैंड, फ्रॉम नागालैंड असम, नागालैंड टू कश्मीर। ओके 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 So I went to the Kashmir there, but I was there for almost 1.5 months only, because in the meantime there was process was going on, because signal sector wanted me, they wanted to cancel my transfer to the GD battalion. They says कि we want to hold back this officer. So उस चीज़ में डिले हो गया, मेरे को रिलीव कर दिया गया। जब 1-1.5 महीने मैं वहाँ पे रहा तो मेरा फिर वापस वो ट्रांसफर कैंसिल हो गया। मैं आई केम बैक टू द सिग्नल्स, एंड वेयर सेम प्लेस, कलकत्ता। Calcutta. Okay. So this, I think 2 months in the J&K, you said roughly, and 2004 2004. The same period, I believe you got married also. I got married before that. You got married before that. Yes, वो उस टाइम में तो मेरा बेटा हो गया था। Okay, 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 okay. And I got married in 2002, और ये ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ, ये 2004 की बात है। okay, okay. तो वो थोड़ा सा बताइए कि how this marriage got fructified, because I believe you had a very long एक्चुअली मेरी association. मेरे फादर इन लॉ भी आर्मी में थे। ही इज अ रिटायर्ड कर्नल फ्रॉम सिग्नल्स। Okay. आप यू नो बेटर कि फील्ड एरिया में आर्मी के अंदर फैमिलीज अलाउड नहीं है। वो उनको हॉलीडेज पे 10-15 दिन के लिए चले जाए तो चली जाए, अदरवाइज रहना है परमिशन नहीं है। तो उन्होंने कभी वो फील्ड लाइफ देखी नहीं थी। वो हमेशा फैमिली स्टेशंस वगैरह में रहे थे।
इशू हैपन कि जब मैं जीडी में वापस गया 131 में श्रीनगर में मेरा ट्रांसफर हुआ। वाइफ मेरी पहले यहाँ थी कैलकाटा, इट वाज, फिर अगरतला थी, अगरतला भी वाज आल्सो कूल। तो उसने एक्शन नहीं देखा था। अब वो श्रीनगर आई मेरे साथ में, उस टाइम में मेरा बेटा हो गया था। बेटा मेरा अप्रैल में हुआ था, ये बात है जुलाई की। 3.5-4 महीने का मेरा बेटा था। और मैं वहाँ पे एक प्री फैब कि मेरे को एक रूम मिला हुआ था, उसके अंदर एक बाथरूम था। और आपको याद हो 2004 के अंदर कश्मीर में फिदाया अटैक्स बहुत होते थे। यू आर राइट। बहुत ज़्यादा थे। और हमारी मतलब हमेशा हम टोस पे रहते थे वहाँ पे, साला कब कोई नहीं घुस जाए हमारे कैंप के अंदर। और रात को हम वेपन रह के सोते थे, बुलेट प्रूफ और वेपन रह के साथ में बगल में रह के सोते थे, कब जरूरत पड़ जाए, कब भागना पड़ जाए। एक दिन क्या हुआ, रात को सो रहे थे हम, और रात को करीब 1 बजे के आसपास घर में घंटी बजी, रूम में घंटी बजी। वो मैग्नेटोफोन होता है ना, उसकी I know. एंड फोन वाज पिक्ड बाय मैं, आई वाज स्लीपिंग। मेरे को नहीं मालूम फोन कब आया था। मेरी वाइफ ने फोन उठाया, बोला कि मैडम साहब से बात करनी है। ये कौन सी जगह की बात है? ये गुंड है सोनमर्ग के पास में। सोनामार्ग। हाँ, सोनमर्ग के पास में। ये बहुत आइसोलेटेड, I बहुत know. छोटा सा, मतलब 10-15-20 घर होंगे, गांव है। गुंड बहुत, आप मैप पे भी नहीं देखोगे तो नहीं मिलेगा। बदे में देखा हुआ है। वो करीब 30-35 किलोमीटर सोनमर्ग से पहले है। ओके। तो उसने बोला कि साहब वाइफ ने बोला साहब तो सो रहे हैं। कोई बोलते कि जरूरी बात है कि मैडम अभी तो नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा आपको फोन कर लूँगा। फोन रख दिया। आधे घंटे बाद में फोन नहीं आया, बाहर फायरिंग चालू हो गई। ओके। और वो जो हमारा कैंप था वो इधर पहाड़ थे, पूरी वैली थी। मेरे कैंप से पीछे सिंध नदी बहती थी। मेरे जो कैंप था, कैंप के बिल्कुल बगल में आरआर की एक कंपनी भी थी। उधर आरआर ने एमएमजी खोल दी। हमारी बटालियन पीछे के जो मोर्चे थे, हमारा जो कैंप था पीछे का जो पोर्शन था, उसके आगे सिंध थी, सिंध के ऊपर पहाड़ी, वहाँ पे कोई मूवमेंट था, उसके ऊपर देख के उन्होंने फायर खोल दिया इधर एमएमजी। और वो रात के अंधेरे में 1:30 बजे के आसपास जो फायर होता है यार, वो मेरे को फायर से मेरी नींद खुली। फिर तुरंत मेरी घंटी बजी, मैंने फ़ोन उठाया, बोले कि साहब पीछे वाली पहाड़ी में मूवमेंट है, साहब सीओ साहब को बता दिया है, वो आ रहे हैं, आप भी तुरंत आ जाओ। मैं तुरंत बीपी डाला, मैंने AK-47 की मैगजीन चेक करी, एक्स्ट्रा मैगजीन डाली जब पॉकेट में, और मैं वाइफ को बोला। अब वाइफ परेशान, डेफिनेटली ज़िंदगी का पहला मौका है ऐसा कि एक्शन देखना। मैंने कुछ भी हो जाए कमरे के बाहर मत निकलना। ओके। मैंने कहा कि क्योंकि जब भी फिदायन ऐसा अटैक होते हैं तो सामने वाला हाइट पे बैठा हुआ है, आपकी लाइट जल रही है, करेक्ट, तो वहां से वो एम ले लेके फायर कर सकता है। बिल्कुल। तो हम कैंप की लाइट बंद कर देते हैं पूरी। तो मैंने कुछ भी हो जाए, बाथरूम में घुस जाना, पलंग के नीचे घुस जाना, बाथरूम में अपने आप को लॉक कर लेना, लेकिन बाहर नहीं निकलना। कोई हमारा जवान आपको कुछ आतंकवादी समझ के गोली नहीं मारते। आई वेंट आउट। 1-1.5 घंटे आगे जो भी थे आए थे, भाग गए, कुछ नहीं मिला। वहाँ पे सर्च कराई गई, 1-1.5 घंटा लग गया उसमें। आई केम बैक टू द रूम, खटखटाया, आवाज़ मेरी सुन के उसने दरवाज़ा खोला, एंड माई वाइफ वॉज टोटली इन स्वेटिंग बिकॉज दैट वॉज नॉट अ नॉर्मल नेचुरल। एंड किसी चितन क्या हुआ? मैंने कहा यार कुछ नहीं था, कुछ मूवमेंट था पीछे, लेकिन भाग गए, कुछ नहीं मिला वो। एंड शी वॉज वेरी ईगर कि टू नो मोर, क्या हुआ? मैंने कहा यार अभी सो जा, कल बात करेंगे। अब मैंने तो ऐसी हरकतें बात पहले भी देखी है, तो आई वॉज नॉर्मल, बिहेविंग वेरी नॉर्मल वे, बट शी वॉज नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड। जब मैं सुबह रात को लेट सोया था, डेफिनेटली सुबह लेट उठा, मैं करीब 8 बजे के आसपास सो के उठा। जैसे मैं सो के उठा तो मैं देखा मेरे बगल में मेरी वाइफ बैठी है, आलती पालती मार के, बच्चा गोदी में रखा हुआ है, एंड शी इज स्टेयरिंग एट मी, मेरे को घूरे जा रही है। मैं क्या हुआ, गुड मॉर्निंग। जैसे मैं बैठा, बोले कि चेतन ये नौकरी छोड़ दो। मैंने अच्छा। क्यों? ये तो बहुत गंदी नौकरी है यार, कितना खतरा है। मैंने कहा तुम ही तो मुझे बोलती थी कि फौज में आओ, यूनिफॉर्म पहनो। हाँ पहनो। और मैंने कहा तुम जाट का बच्चा और तुम्हारे फादर आर्मी में, तुम्हारे को शर्म नहीं आती है? तो दिस ब्लडी कवर्डनेस।
बोलते कि आई डोंट वांट कुछ, मैंने कहते कि तुम नौकरी छोड़ दो। मैंने यदि मैं जॉब छोड़ दूंगा क्या करूंगा? तो मैंने कहा मेरी क्वालिफिकेशन, मेरे को सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कहीं जॉब नहीं मिलेगा। बोले हम भीख मांग लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन तुम जॉब छोड़ दो। हाँ, तुम जाओ, अभी गाड़ी खड़ी कर दो, मैं पहुंचाऊंगा घर पे। तो मेरे को समझ में आ गई बात को कि ये, मैंने कहा ठीक है मैं छोड़ दूंगा। मैंने कहा अभी ऑफिस तैयार होकर ऑफिस तो जाऊँ मैं। तो मैं तैयार होकर ऑफिस चला गया। मैंने अंडरस्टूड सी बात है कि जब रात को इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है तो सीईओ ने ऑप्स मीटिंग कॉल करी थी, सारे ऑफिसर्स को बुलाया, उसका पूरा सारे का सारा मंथन हुआ उसका। जब मीटिंग खत्म हुई तो मेरा बॉस था, ही वाज अ सरदार, ही इज ए नाइस मैन। सो मैंने कहा सर रात के ऑपरेशन के चलते तो मेरी नौकरी खतरे में आ गई। बोले क्या हुआ चेतन? मैंने कहा सर ऐसा ऐसा हुआ, मेरा वाइफ इज सेइंग दैट यू शुड लीव द जॉब। बोले कि ऐसा क्यों? कहते कि मैंने कहा सर शी इज फ्राइटेंड अ लॉट, वो डर गई है काफी, मैंने जिंदगी में पहली बार इस टाइप का एक्शन देखा है। अरे बोली चेतन ये तो होता रहता है यार, इसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा सर उसकी लाइफ में पहली बार हुआ है ना, मेरी लाइफ में तो होता रहता है। सही बात है। बोले एक काम कर, सुन शाम की चाय हमारे सारे ऑफिसर तेरे घर पे पियेंगे एंड आई टेक कंट्रोल ऑफ दिस, आई टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन। आई एम हैप्पी, मेरा बॉस खुद बोल रहा है मैं ले लूंगा। आई नो दैट, नो डाउट। तो शाम को मैंने वाइफ को बोल दिया कि सारे ऑफिसर्स आ रहे हैं, चाय का तैयार रखना, तो चाय के लिए। अब होता है क्या है, हस्बैंड यदि वाइफ से बात कर रहा है तो वाइफ उसको टारगेट वो करती है, लेकिन सीओ जब बात बात बोलता है तब इधर उधर की बात करके वाइफ, मेरा सीओ उस बात पे आया। मैंने कहा मैडम आप चेतन को बोल रही जॉब छोटे के लिए, क्या हुआ? उसने बताया कि ऐसे नहीं है तो बहुत खतरा। बोला मैडम ये तो होता रहता है। अब उसने वाइफ को जब समझाना चालू किया तो शी इज, बिकॉज शी हैज टू रिस्पेक्ट द सीईओ आल्सो। अब वो उसके सामने बिल्कुल वो वैसे आर्ग्यू थोड़ी करेगी जो हस्बैंड के साथ करती है। ऑफ कोर्स। अब और शी वाज ऑन द रिसीविंग साइड। लाइक मैडम ऐसा कुछ नहीं होता है, वो ही काम डाउन द सिचुएशन, उसको अच्छे से समझाया और फाइनली मैं आज यहाँ नौकरी अभी भी कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि वो समझ गई। I know. But let me tell you that lady wives of a uniformed person is bigger warrior than even the husband. Definitely. They go through a lot. तो उसके बाद मैं फिर I think you went for the Cobra battalion. I went to the Cobra. Yeah. For the brief period, I went to the Cobra 206 Cobra in Gadchiroli. Okay. I operated there. I did a lot of jungle operations. वहाँ मेरे कोई अचीवमेंट ऐसा नहीं थे, लेकिन वो जंगल ऑपरेशन का माहौल ही अलग था। वो चीज़ अलग है बिल्कुल। वो जो ऑपरेशन हम नॉर्थ ईस्ट में करते हैं या JNK में करते हैं वो चीज़ नहीं है। वहाँ तो आप खाना लेके, पिट्ठू टांग के, वेपन्स लेके और घुस जाओ जंगलों में, 3-4 दिन जंगलों में घूमते रहो, जंगल के नालों का पानी पीते रहो, वैसे ही चलता है हमारा। बिल्कुल सही बोला ये चेतन। देखो आपने शुरू में एक बात बोली थी कि जब आप पहली बार गए थे तो आपको हर आदमी मिलिटेंट दिखाई नजर आता है। यस, एंड दैट इज ए फियर। इट्स ए फियर। बट फियर का जो सबसे बड़ा तरीका ओवरकम करने का कि टेक एक्शन, and that action from your side that time was that you were prepared for any eventuality. You were ready with that. Cobra is also the same kind of battalion, which is you call it a commando battalion for resolute action. For the resolute action, it is especially meant for jungle warfare. Yes. So that overcoming the fear element already इसमें आ गया कि action is the word in this, resolute action. अब बताइए कि जब कोबरा में थे तो आपने क्या क्या resolute action लिए वहाँ? कर्नल साहब 22 मैं कोबरा के अंदर सर्व कर चुका हूँ और CRPF के अंदर कोबरा की 10 बटालियंस है। ओके। इसमें 9 बटालियंस कोबरा की LWE इलाके हैं जो नक्सल इलाका है उसमें डिप्लॉयड है, और एक बटालियन असम के अंदर है, खासकर उस इलाके के अंदर कुछ स्पेशल ऑपरेशंस वगैरह के लिए। अब बात यह है कि कोबरा की ज़रूरत कहाँ से आ गई, एंड दूसरी क्वेश्चन ये बनता है कि कोबरा की ज़रूरत कहाँ से आ गई। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कोबरा हाउ
कोबरा दूसरी बटालियन से डिफरेंट क्यों है? बिल्कुल। तो कोबरा की जरूरत सबसे पहले यूं आ गई कि नक्सल एरिया के नक्सलाइट जोन के अंदर जब सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट हुआ तो सीआरपीएफ की कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा थी, और कैजुअलिटीज ज्यादा होने का रीजन था उनका आईडी का इस्तेमाल। गाड़ियों के नीचे आईडी इस्तेमाल करते थे। जब ट्रुप्स हमारे पैदल जा रहे हैं तो 100 आईडीज लाइन में लगा रखे हैं फुटपाथ पे। जब उसमें वो ट्रुप्स आ गए तो उनको एक साथ ब्लास्ट किया, कोटेक्स वायर वगैरह को, तो उसमें हमारी बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज होती थी। द फैक्ट इज दैट एक बहुत बड़ा इशू था सीआरपीएफ के सामने कि हमारे को आईडीज की फियर के बिना ऑपरेट करना है और हमारे को रिजल्ट्स लेने हैं, अचीवमेंट्स लेने हैं, तो हमारे को क्या डिफरेंट करना पड़ेगा। तो ये जो कोबरा जंगल वारफेयर, कोबरा का जब इस्तेमाल हुआ, कोबरा यूज़ हुआ, तो जंगल वारफेयर में सबसे पहले हमने ये टैक्टिक्स जो हमने कॉपी करी काफ़ी कुछ, वो ग्रेहॉन्ड्स की थी जो आंध्र प्रदेश की एक कमांडो बटालियन, करेक्ट। वो डिजिटल मैप्स यूज़ करती थी और जीपीएस का इस्तेमाल करके वो नक्सली इलाके के अंदर ऑपरेट करती थी। तो हमारी ट्रेनिंग के अंदर कोबरा को खड़ा करने का पर्पज़ ये था। पहली बात तो ये है कि जो कोबरा बटालियंस हैं उसके अंदर जो एज प्रोफाइल है जवानों का और ऑफिसर्स का, वो बहुत यंग होना चाहिए। जवान कोई भी उसमें 30 साल की एज के ज़्यादा नहीं होगा, हवलदार 35 से ज़्यादा नहीं होगा, सारे ऑफिसर ट्वाइसी रैंक तक, सेकेंड इन कमांड तक रैंक के 35 से ज़्यादा नहीं होंगे, और सबसे बूढ़ा आदमी एक बटालियन के अंदर कोबरा में होगा, वो कमांडेंट होगा, ही शुड नॉट बी मोर देन 40। ओके। सो वो प्रोफाइल, एज प्रोफाइल चेक किया गया क्योंकि उसके अंदर आपको एक एनर्जी और एक फाइटिंग फिट फोर्स चाहिए थी। दूसरा चीज़ उसके अंदर इस्तेमाल यूज़ करी कि उनको जंगल वॉरफेयर में जीपीएस पे चलना सिखाया। जीपीएस का ये फ़ायदा होता था कि हम बीटन ट्रैक्स को इस्तेमाल नहीं करते थे। जंगल में कहीं से भी घुस जाते थे, कहीं से भी निकल जाते थे, जंगल के अंदर ही रहते थे, रात हो जाए तब भी जंगल में रहते थे। विलेज को तभी जज करते थे जब हमारे को वहाँ पे कोई ना कोई एक्शन करना है या हमारी ज़रूरत है, डायर नीड। अदरवाइज यदि हमारे को वो ट्रैक ही नहीं कर सकते नक्सल कि वो कहाँ से घुसे कहाँ से निकले, तो हम पे आईडी लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। करेक्ट। तो जब हमने ये इस्तेमाल करिए, इन्होंने ऐसा करना चालू किया, सीआरपीएफ ने, ट्रूप्स, रेगुलर ट्रूप्स ने चालू किया और जंगल ये कोबरा ने भी चालू किया, तो हमारी कैजुअलिटीज ऑलमोस्ट 90-95% कम हो गई। सो दैट वाज द रिजल्ट ऑफ द कोबरा बटालियंस। और कोबरा बटालियंस के अंदर बड़े उम्दा किसके उसके अंदर वो थे, बताओ? नहीं जरूरत नहीं, तुम जाओ, मैं अपनी गाड़ी लेके आ गया हूँ। मैं कहाँ था? कोबरा बटालियंस के अंदर बहुत लेटेस्ट वेपनरीज थी। हम एक रेगुलर बटालियंस के अंदर इंसास यूज़ करते थे या हम AK-47 यूज़ करते थे। इन बटालियंस के अंदर हमने ऑटो जो पिस्टल्स थी, जो रेगुलर ऑटो वाली है, उसको रिप्लेस कर दिया ग्लॉक से। बहुत सारी हमने X-95 जो ट्रैवल राइफल थी इजराइल की, वन ऑफ द बेस्ट राइफल इन द वर्ल्ड, उसको हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया। सारे के सारे ट्रूप्स जो थे या तो AK-47 से वो थे या फिर उनके पास ट्रैवल X-95 थी, और इवन नाइट सबके अंदर नाइट विजन डिवाइस भी उनको प्रोवाइड किए गए। नाइट विजन गॉगल्स के ऑथराइजेशंस वगैरह उसके अंदर बढ़ा दी गई। ये तो सब ये सारे के सारे एडवांसमेंट उसमें किया गया सो दैट जो कोबरा जो थी वो एक तरीके से वो चीज़ थी जो सीआरपीएफ के अंदर कॉन्फिडेंस इनकलकेट कर सके, और उसने वैसा किया। मतलब कैन यू इमेजिन, इतने सेंसिटिव थे हम कि हमारे को ये डायरेक्शंस आते थे कि कोबरा के अंदर यदि जो जवान है रात को सोते वक्त यदि खर्राटे बढ़ता है जोर से, तो पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको कोबरा से बाहर निकाल दिया जाए। अच्छा। क्योंकि जंगल में रात को सोएंगे, दे शुड नॉट मेक अ साउंड। और यदि
आप जवानों की क्या बात करो, मैं खुद मैं स्नोर करता हूँ, और यदि मैं कई बार रात को ज़्यादा स्नोर कर लेता हूँ तो जवान आके मेरे को जगाता है, बोलते कि साहब आप स्नोर कर रहे हैं, आप थोड़ा सा कम करें। सो ये लेवल ऑफ वो था। अभी जंगल में आप चल रहे हो, आप जंगल में जा रहे हो, आप सिंगल लाइन फॉर्मेशन या डबल लाइन, बेसिकली हम सिंगल लाइन फॉर्मेशन में चलते थे वहाँ पे, या हम डबल लाइन फॉर्मेशन में चलते थे। सामने एकदम से जंगल खत्म हो गया, सामने बहुत बड़ा खुला इलाका आ गया, हमको सीधा जाना है। आगे स्काउट है, मैं स्काउट से करीब 7-8 जवान पीछे चल रहा हूँ। मेरे को स्काउट को बोलने की जरूरत नहीं है कुछ भी, स्काउट अपने आप सामने खुला मैदान दिखेगा ना, वो अपने आप मुड़ जाएगा। वो उसको 2 किलोमीटर का एक्स्ट्रा लूप मारना पड़े, लेकिन वो खुले इलाके में घुसेगा ही नहीं, सो दैट हम वहाँ पे यदि गलती से आसपास, उसके चांसेस बहुत कम है कि 1 या 2% होंगे पूरे कि वहाँ कोई नक्सल आसपास बैठा हो और वो हमारे पे फायर खोल दे, लेकिन हम उतना भी उसको चांस नहीं देते थे। चेतन, यहाँ आपने सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन का जो स्पेस मींस उनके जो कैरेक्टरिस्टिक बताई इतनी बढ़िया जो है, कुछ ऐसा ऑपरेशन जो आपको याद हो, कोई वेरी पर्टिकुलर? आपने ऑपरेशन तो बहुत किए होंगे, बट मैंने ऑपरेशन बहुत किए हैं बहुत किए हैं, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कोबरा के अंदर, ये कोबरा जो मैंने तीनों हमारे यहाँ पे इंडिया में आज की डेट में यदि इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो हमारे 3 मेन एरियाज हैं जहाँ ये ऑपरेशंस होते हैं। एक तो जम्मू कश्मीर, एक नॉर्थ ईस्ट, और तीसरा नक्सल। करेक्ट। आप जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट को कंपेयर कर सकते हो, लेकिन नक्सल इज टोटली डिफरेंट गेम, बॉल गेम, बिल्कुल ही अलग बॉल गेम है आई नो। तो क्या क्वेश्चन था, मैं भूल गया आपका। ऑपरेशन वाइल बी। हाँ। अब यहाँ है कि यहाँ पे आपको जंगल में जाके काम घुसना है, और जंगल में जब आप घुसना है तो जंगल में जब आप घुसोगे, और विलेजेस बहुत अंदर डीप इनसाइड जंगल है, बहुत अंदर अंदर है, तो ऐसा नहीं होता है अब 3-4 घंटे में जाके वापस आ जाओ। नो 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 नो, हो सकता है आपको 50-50 किलोमीटर पैदल चलना पड़े, वहाँ रोड्स ही नहीं है। और 50 किलोमीटर क्या आप क्या एक दिन में चलोगे? आपकी एक लिमिट होती है। आप एक दिन के अंदर, देखा जाए अर्ली ऑपरेशन ही देखा जाए तो 15 से 16 किलोमीटर से ज़्यादा आप ट्रेवल नहीं करना चाहिए एक दिन के अंदर, क्योंकि आप इतने सारे वजन के साथ में, इतने सारे ट्रुप के साथ में जा रहे हो। तो फटीग को भी देखते हुए कि आपको इतना फटीग भी नहीं आए कि आप अपना सर्विलेंस आप अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, आप अपने जो आप, तो उस चीज़ को देखते हुए आपको कई बार 3-3, 4-4 दिन लगातार जंगल में रहना पड़ता है, और वो कैपेबिलिटी आने के लिए आपको टाइम लगता है। एंड यू बोला है वो स्टेल्थ वाली बात होती है ना, वो यहाँ आती है। मैंने बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, जंगल में आप रहोगे तो आप पानी कितना लेके जा सकते हो? ज़्यादा आपने, हम क्या करते थे, वो जो खाली पेप्सी की 1 लीटर या 2 लीटर की बोतल होती थी, वो 1-2 लीटर की यहाँ डाल दी, तो अब वो पानी कितनी देर चलेगा? बाद में तो ख़त्म हो जाएगा। और जब वो ख़त्म हो जाएगा तो भरने के लिए आपके पास, आप सोचो कि आप जंगल में जाओगे और जंगल में जो आसपास विलेज मिला उसमें घुस के आप पानी भर लोगे? नो। आपके जो जंगल के अंदर वाटर सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करते थे हम, उसके अंदर पानी भरते थे। वो गंदा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम भर के उसी को हम कंज्यूम करते थे। खाना हम अपना, हमारा मैगी बहुत बेस्ट फूड था, क्योंकि उसमें पानी डालो, गर्म करो और खा जाओ। दूसरे DRDO के पैकेट्स आते थे, वो हम यूज़ करते थे। तीसरा, नाइट को रुकना है, राइट को हम कहीं भी रुकते तो हम ऊंची पहाड़ी देख के, एक छोटी सी कोई पहाड़ी मिल जाए, हाई ग्राउंड देख के हम वहाँ पे अपना ऑलराउंड डिफेंस बनाते थे, फिर रात को उसके अंदर सोते थे। और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सोते थे, वहाँ बीच में कुछ जवान होते थे रात को ड्यूटी देते थे। रात को यदि अटैक हो जाएगा तो क्या करोगे आप? तो वो भी होता था। और सबसे इंटरेस्टिंग, मैंने एक जगह पहले ही बताया था, दैट वाज माय फर्स्ट ऑपरेशन, मेरा पहला ऑपरेशन था। एक नाइट का ऑपरेशन था। रात को जब
हम अंधेरे होते ही हम जगह पकड़ लेते थे कि उसके बाद में अंधेरे में कम से कम न चलें, जब तक ज़रूरत ना हो तो अवॉइड करो। हमने पहाड़ी पकड़ ली, ऑल राउंड डिफेंस लगा दिया। मेरे साथ 3 ऑफिसर और थे, मैं सीनियर मोस्ट था, मेरा पहला ऑपरेशन था, सबको मालूम था। तो बोला कि मेरे जूनियर ऑफिसर्स थे, उन्होंने बोला कि सर सुबह जल्दी उठते हैं, हमको जल्दी निकलना है। तो मैं कॉन्फिडेंटली बोला यार मैं बहुत जल्दी उठता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट, मैं उठ जाऊंगा। ठीक है। जब मैं अगले दिन सो के उठा सुबह, जब सो के उठा सुबह 5 बज चुके थे। मेरे को लगा मैं जल्दी उठाऊं, लेकिन बाकी सारे के सारे 4 बजे के उठे हुए थे, तैयार होकर बैठे हुए थे, मेरे उठने का वेट कर रहे थे। तो मेरे को लगा यार मैं तो बहुत लेट उठा हूँ और बहुत लेट हुआ। मैं चलो बैठा, मैंने उनको बोला कि जगाया कि नहीं, बोले कि सर आपका पहला ऑपरेशन था, आप थके हुए थे, तो हमें लगा कि आपको सोने दें, इसलिए हमने उठाया नहीं आपको। ठीक है। और तब तक मैंने नहीं सोचा था सुबह का जो मॉर्निंग ड्रिल होता है, फ्रेश होते हैं, उसके बारे में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो एकदम से बाद में याद है यार ब्रश तो कर लिया मैंने कहा फ्रेश वगैरह, मैंने पूछा यार फ्रेश कैसे होते हैं? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ सर, ये खुले में जाएंगे? मैंने कहा अच्छा। अब मैं सेकेंड इन कमांड था, थोड़ा सा ऐसा बात नहीं है कि मैंने बचपन में मैं खुले में गाँव में वगैरह में जाता था, मुझे मालूम था कैसे होता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा पानी? बोले कि सर वो एक जवान को बोला, वो उसने 1 लीटर की कोका कोला की प्लास्टिक की बोतल दे दी, बोले कि सर इसको ले जाओ। मैं ठीक है। मैं उठ के खड़ा हुआ जाने के लिए, तो बोले कि सर इधर नहीं सर, इस तरफ जाओ। मैंने कहा इस तरफ क्यों? बोले कि ये बाकी जवानों का इलाका है, वो अफसरों का है। मैं ठीक है सर, रुको 1 मिनट। मैंने कहा अब क्या रह गया यार? बोले कि सर एक जवान आपके साथ जाएगा। मैंने पागल है क्या, जवान मेरे साथ क्यों जाएगा? बोले कि सर आप ऑलराउंड डिफेंस के बाहर जा रहे हो फ्रेश होने के लिए, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो सर आपका बड़ी साथ में जाना चाहिए ना। तो मैंने ठीक है। मैं गया, नीचे उतरा पहाड़ी के, थोड़ा सा आगे गया, वो जंगल का इलाका था, खूब झाड़ियाँ थी। तो मैंने थोड़ी जगह देखी, दूर से देखी, अच्छा ये जगह ठीक है, तो मैंने जब बॉडी को बोला तुम यहीं रुको, फिर आगे जाके फ्रेश हुआ, फिर वापस आया। वो दैट वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट डे जब मैं इतना लेट उठा था। अदरवाइज मैं 4 बजे उठ के सुबह सुबह तैयार हो जाता था, अंधेरे में सब कुछ काम करके आ जाओ बिना शर्म के, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। कभी जंगल में, क्योंकि कोबरा तो सारा जंगल में ही घूमती है, कभी किसी वाइल्ड एनिमल से मुलाकात? देखो साहब, बात ये है कि जंगल में वाइल्ड एनिमल्स तो रहते हैं, लेकिन कैन यू इमेजिन कि यदि जो 60-70 कमांडोज एक साथ जंगल में घुसेंगे तो उनके पैरों के कदमों की आवाज़ ही ऐसी होती है आगे वाले की, वो जो होते भी हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि होते नहीं हैं, हाँ होते हैं, सांप भी होते हैं, सब होते हैं, हाँ लेकिन वो दाएं बाएं हो जाते हैं, हाँ। वैसे नहीं दिखे। वैसे कभी मौका एनकाउंटर सांप वगैरह तो दिखे 1-2 बार, हाँ। लेकिन नॉर्मली वैसे बड़े जानवर नहीं दिखे। तो वहाँ पे सुना था हमने कि जंगल के अंदर बियर वगैरह हैं, ओके। रींच वगैरह हैं, लेकिन हमारे को कभी दिखाई नहीं दिए। कोबरा के बाद में आई बिलीव आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में चले गए जहां आपको इंस्ट्रक्टर की तरह भेजा गया। मैं काउंटर इंसेंसी CIAT स्कूल बोलते हैं, काउंटर इंसेंसी एंटी टेरर स्कूल, शिवपुरी में मेरी पोस्टिंग हुई थी। तो पहले तो यहाँ से इतना जल्दी क्यों, कोबरा से आप इतना जल्दी? बिकॉज वहाँ मेरा थोड़ा टसल हो गया था मेरे कमांडिंग ऑफिसर के साथ में, अच्छा। जो कुछ उनकी हरकतें थी, और मैं इतना वोकल नहीं था, लेकिन समाओ एक रिफ्ट आ गई था बहुत ज़्यादा। और रिफ्ट हमने, ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं करी उसको ख़त्म करने के लिए, हमने अपनी तरफ इनिशिएटिव भी लिया। हमने ये भी बोला कि भाई सर कुछ भी ऐसी बात है तो प्लीज़, लेकिन सामने वाला बोलना भी नहीं चाहता, और मन ही मन आपके साथ में आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको किसी ना किसी तरह के से चीज़ों में फंसाने की कोशिश करता है। तो फिर जब चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई, then one day I have taken the interview of my DG and I requested कि I may be posted anywhere else, मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन I cannot serve here। तो मेरे को फिर वहाँ से शिवपुरी के अंदर पोस्ट कर दिया गया था। ओके। तो मैं शिवपुरी आया था। तो जब आप खुद एक स्टूडेंट होते हैं, एक अलग एक्सपीरियंस होता है, और
इतने सारे ऑपरेशंस के बाद जो आप लर्निंग करते हो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है। बट उस एक्सपीरियंस को जब आप अपने स्टूडेंट से शेयर करते हो किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में, वो जो एक फीलिंग होती है ना, गिविंग बैक, बहुत बड़ी फीलिंग होती है। मैं खुद इंस्ट्रक्टर रहा हूँ तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड। उस फीलिंग के बारे में कुछ शेयर करेंगे? कन्ना साहब एक बात बोलूं, एक तो क्या होता है किताबों से पढ़ के आप किसी को पढ़ाते हो, करेक्ट। जो मेरी नॉलेज, हमारी जो नॉलेज वहाँ पे पढ़ाने वाली थी, हम जब वहाँ पे एज ए इंस्ट्रक्टर गए थे, हम वो थे जो हमने कागजों में भी पढ़ा था और उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट भी किया था, करेक्ट। और उसको एक्सपीरियंस भी किया था। जब हम वहाँ पे क्लास लिया करते थे तो हमारे क्लास के अंदर सन्नाटा रहता था, सन्नाटा, कि ये चिता साहब अब ऐसी कौन सी बात बताने वाले हैं जो हम अपनी हमारे कार्यविधि के अंदर लेके आए और जिससे हम सक्सेसफुल ऑपरेशंस करें। यस, आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ क्लासेस, और मैं डिजिटल मैप्स के ऊपर, मैपिंग के ऊपर, कैसे चलते हैं, डिजिटल मैप्स को कैसे यूज़ करते हैं, जीपीएस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इनकी क्लासेस मैंने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ली थी। और यस, और मुझे भी काफ़ी एज अ इंस्ट्रक्टर मेरे को बहुत मज़ा आया वहाँ पे उनको पढ़ाने में, और मेरे को लगा कि जो कुछ मैंने सीखा है उसका काफ़ी कुछ मैंने वहाँ पे सिखाने की कोशिश करी कि सोचा दैट वो उनकी कम से कम गलतियाँ हो फील्ड एरिया के अंदर। यस। 2010 में आप फिर से J&K में पहुंच गए थे? दैट वाज बिफोर कोबरा। That was before Cobra. Yeah, that was before Cobra. उस पीरियड का आई थिंक यू हैड सर्टेन 2010 ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। yes, I have wonderful experiences of मेरी जिंदगी एक्सपीरियंस से भरी है। आई नो, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। और अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस हैं। correct. मतलब कहीं तो आपको, आपके सामने आपका शत्रु खड़ा है, शत्रु भी नहीं बोलेंगे, अनरूली मॉब भी खड़ा है, और वो आपके अगेंस्ट के अंदर, आपके देश के अगेंस्ट में गालियां दे रहा है, आपका झंडे को रौंद रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन आप वहाँ पे एक कंट्रोल फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप लीथल फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके अंदर वो जज्बा भी है, वही वहाँ फर्क नजर आता है एक ट्रेंड सोल्जर के अंदर। करेक्ट। तो हमने जब 2010 के अंदर, जब इजिप्ट के अंदर लिबरेशन हुआ, तो वहाँ पे जो मॉब साइकोलॉजी थी वो सारी की सारी यहाँ पे पेनिट्रेट कर गई, यहाँ पे कश्मीर के अंदर। उन्होंने भी सोचा था कि हम एजिटेशन करके यहाँ पे हम कोई ना कोई इस तरह इस आंदोलन को बहुत बड़ा कर देंगे और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पुश कर देंगे कि वो कश्मीर को आज़ाद कर दे। लेकिन वो वहम था उनका, और उसके बीच में अब सिक्योरिटी फोर्सेस पिस रही थी। हमारे को वहाँ पे टी स्मोक वगैरह हमारे पास सब कुछ था, प्लास्टिक पैलेट गन्स थी हमारे पास में, लेकिन आप उनका एक लिमिटेड तक ही, क्योंकि वो आपने एक आंसू गैस का गोला फेंका वहाँ पे, तो उसका एक लिमिटेड टाइम है, कुछ सेकंड तक जलता है वो, उसके बाद में फिर आ जाएंगे वो। तो आप कितने पूरे दिन में क्या 1000 फायर करोगे? सो दैट वाज नॉट अ सॉल्यूशन। सो दैट इज व्हाट वी फेल्ट इन कश्मीर दैट टाइम। अब वो अंपायर पत्थर फेंकते थे बड़े बड़े, तो हमने उस पर सोचा कि ऐसा कुछ यूज किया जाए जो हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उसका इफेक्टिव यूज है। हमने इस्तेमाल करना चालू किया गुलेल का। इनोवेटिव वे में हमने गुलेल का इस्तेमाल करना चालू किया। और एक वो होता था ना रस्से में पत्थर फेंकते हैं, वो गुलेल, उसको वो भी एक ही टाइप का होता है, उसका इस्तेमाल करना। वो उसमें बड़ा पत्थर जाता है, यस, और वो सही जगह पड़ जाए तो आदमी वहीं लेट जाता है। एक्चुअली वो हमारे यहाँ होता था जब मक्के होती थी चिड़ियाओं को भगाने के लिए, तो वो चीज हमने वहां इस्तेमाल करी। कैन यू इमेजिन, क्या वहां पे हजारों की संख्या के अंदर गुलेलें बनती थी, और हर एक जानवर, हर एक जवान के पास में एक पॉकेट के अंदर एक जैसे मैगजीन रहती है उसकी जगह वो भी रहती थी, और पत्थर रहते थे गोल गोल इस तरीके के जो उनको मार सके, सो दैट उनको एक डिस्टेंस पे रखा जाए। और वहां पे एक चीज और थी 2010 एजिटेशन के अंदर, यदि हमने कई जगह ऐसा इंसिडेंट्स भी हुए हैं कि आपने आंसू गैस, अपनी जो फेडरल राइट गन से आपने आंसू गैस फायर किया, शेल फायर किया,
और वो एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी बना के जाके गिरता है। कई बार ऐसा भी हुआ, वो गिरा नीचे, और नीचे कोई लड़के को लगा, किसी आदमी को लगा, सर में लग गया, गिर गया, मर गया। इट्स अ नॉन लीथल, लेकिन ऐसे लगा, गलत जगह लगा तो मर गया। इस तरीके से वहां पे 100 करीब 125 कैजुअलिटीज हो गई थी। अच्छा। नॉट ओनली दिस, देयर आर मेनी अदर थिंग्स। कई बार जगह जो मॉब था वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो चुका था, कैंप के अंदर घुस जाता था। तब आप क्या करो, आप कैंप में घुस गया, आपके हथियारों को लूटेगा और कुछ करेगा। तो कई बार ऐसा भी होता था कि आपको एक्चुअल फायर भी करना पड़ता था। 100 कैजुअलिटीज होती थी। अब वो क्या करते हैं, उसको गाड़ेंगे नहीं, उसको 3-4 दिन तक वहां पूरे शहर में घुमाएंगे, उसका नाटक करेंगे, उसका एक वो जो लोगों की भावनाओं को जगाएंगे और वायलेंट वो पैदा करेंगे। तो वो उसको डील करना, एक तरह से उनको मसाला मिलता रहता था कुछ टाइप के। सो दैट वे that agitation was difficult period, very difficult period. बट आई थिंक ये सब तो चल ही रहा था। उसके बाद जब आप 16-17 में पहुंचे दोबारा से JNK में As a CEO, commanding as a commanding officer, okay, that was even more difficult time for you. And you had a means you always led from the front, being a CEO of the unit. Yes, actually कुछ लोगों के खून में कीड़ा होता है, वो मेरे में भी था। क्योंकि मैं, यदि मेरे से पहले जो CEO था वहां पे, वो 3 साल काट के चला गया बिना कोई काम किए। तो मेरे को ऐसा क्या हो रहा था कि मैंने तो ओखली के सर में सर दिया था। I know. मैं तो ढूंढ रहा था कहाँ मेरे को मिले, कुछ ना कुछ तो मिले वहां पे। वो सही बात है, वो दैट एक अंदर से जोश होता है, एक जज्बा होता है अलग टाइप का, टू प्रूव योरसेल्फ। मतलब आपका जो है ना JNK से कुछ ज्यादा ही लगाव। मैंने सारे प्रमोशंस अपने JNK में लिए। मेरी सारी रैंक सेरेमनी, मैं डिप्टी कमांडेंट बना, मैंने रैंक में बना, मैं 2IC बना, JNK में बना, मैं कमांडेंट बन के वहाँ पे भी रैंक सेरेमनी भी वहीं हुई। और नॉट ओनली दैट, क्योंकि आपने जो सबसे बड़े ऑपरेशन किए वो भी तो JNK में किए। JNK भी किए हैं सर। हाँ, एक 2016 में आपने एक ऑपरेशन किया, और फिर उसके बाद 2017 में ऑपरेशन किया। ये दोनों ऑपरेशन आपकी जिंदगी के माइलस्टोन थे। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को इनके बारे में जरा बताइए। अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं कि 2016 अक्टूबर में मेरा प्रमोशन हुआ एज अ CEO। ओके। और ऑन प्रमोशन मेरे को 45 बटालियन कश्मीर के अंदर दे दी गई, बांदीपुरा में थे डिप्लॉयड वो। ओके। मैक्सिमम उसका डिप्लॉयमेंट CI काउंटर इंडस्ट्री ऑपरेशंस में ही था। तो बिकॉज मिड सेशन था, मैं दिल्ली में था पोस्टेड उस टाइम पे, तो फैमिली को शिफ्ट नहीं कर सकता था, तो फैमिली मैंने दिल्ली में रही नहीं, और मैं अकेला चला गया, टेक ओवर किया चार्ज वहाँ पे। एंड वो जो एरिया था वो एशिया लश्कर तोयबा का इलाका था वो। ओके। वहाँ उनका मूवमेंट काफ़ी था, और वो उस एरिया को वापस एक्टिवेट करने के लिए वहाँ काफ़ी रिक्रूटमेंट कर रहे थे। ओके। तो जब मैं गया तो एक तरह से जो मेरे को एक विरासत में जो नेटवर्क, इंटेलिजेंस नेटवर्क मिला, वो एक तरह से ज़ीरो था, मेरे को कुछ नहीं मिला। तो मैंने जाते ही अपना, जैसे बिकॉज मेरी आदत है, मैं ऑपरेशन एक्टिव होना चाहता था, मैंने अपनी कैंप डिफेंस को मैंने एक्टिवेट किया, और मैंने आसपास इन्फॉर्मर्स वगैरह बनाने की कोशिश करी। वहाँ पे मेरे को लोकल आर्मी थी, वहाँ पे RR थी, 13 RR थी, उससे मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिला। तो वहाँ पे मैक्सिमम जितने भी ऑपरेशंस होते थे सारे के सारे जॉइंट्स होते थे, जिसमें सिविल पुलिस भी इन्वॉल्व होती थी, RR भी इन्वॉल्व होती थी, CRPF भी इन्वॉल्व होती थी। जो सबसे पहला मेरा वहाँ ऑपरेशन था, एक्चुअली इट वाज नॉट माय ऑपरेशन, इट वाज ऑपरेशन ऑफ RR। RR के पास में इंफॉर्मेशन आई थी, और दैट वाज नवंबर की चिल ठंड पड़ रही थी वहाँ पे, और आउटर कॉर्डन में CRPF थी।
तो मैं नेचर ऑफ ऑपरेशन बताता हूँ कि वो मेरा पहला ऑपरेशन था, और मेरे को जो ऑफिसर उस घर के अंदर घुसा, वो उनके पास पक्की खबर थी कि 2 मिलिटेंट हैं और वो एक दो घर के क्लस्टर हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं उसके अंदर आए हुए हैं। ओके। तो उन्होंने शाम को उसको कॉर्डन कर लिया। ये 2016 की बात है। ये 2016 नवंबर की बात है। ओके। काफ़ी देर वो अनाउंसमेंट करते रहे कि भाई सब बाहर आ जाओ। तो मिलिटेंट क्या करते हैं कि जो सिविलियंस हैं उनको बाहर नहीं आने देते, क्योंकि वो एक तरह से उनकी वॉल, उनके लिए वो होते हैं, सिक्योरिटी होते हैं, उनके ढाल बनी हुई है। ढाल बन जाते हैं वो। तब वो नहीं निकले बाहर, तो इन्होंने, आर्मी वालों ने, 13 RR ने वहाँ पे रूम इंटरवेंशंस करने का सोचा। ओके। और जो गए वहाँ पे रूम इंटरवेंशन करने, ही वॉज अ वेरी यंग ऑफिसर, मेरे को नाम याद नहीं है उसका, ही वॉज फ्रॉम बंगाल। बोले कि सर, हम अंदर घुसे, सारे उन्होंने प्रोटेक्टिव गियर्स वगैरह पहने हुए थे, क्योंकि रूम इंटरवेंशन इज अ वेरी, इट्स अ गैम्बल, एब्सोल्युटली गैम्बल, क्योंकि सामने वाला ताक लगा के बैठा है, आप उसको वहाँ हंट करने जा रहे हो, कभी भी आपको कैसे भी अटैक कर सकता है वो। The fighting in built-up area is most difficult. वेरी डिफिकल्ट। पहला रूम देखा तो उसमें एक सिविलियन था, देखा अंदर कुछ नहीं है। बोले कि सर, मैं आगे वाले रूम में गया तो उस रूम के अंदर दरवाजा नहीं था, पर्दा लगा हुआ था। तो इस डायरेक्शन पे एक तरफ मैं खड़ा था और एक दूसरी तरफ उसका बड़ी खड़ा हो गया, और सर मैंने बंदूक की नाल से पर्दे यूं हल्का सा हटा के देखा। सर बोलता है मेरे को, उसने खुद ने सुनाया इंसिडेंट, सर मैं क्या देखता हूँ, मेरे तो बाल खड़े हो गए। मैंने अंदर देखी, 2 नाल मेरी तरफ यूं खड़ी हुई है। उसने फायर किया, मिलिटेंट ने, और सर वो राउंड ब्लाइंड हो गया। ओके। उसकी जान बच गई, और इसने फायर किया, उसको नहीं लगा। वो फायर, फिर उसने, दूसरे ने फायर, दोबारा फायर करके फायर किया, फायर करते भागे वो। उस टाइम पे उस ऑपरेशन में आर्मी वालों के कोई अचीवमेंट्स नहीं हुई, लेकिन इट द काइंड ऑफ गैम्बल दैट ऑफिसर्स एंड दीज जवान्स वर प्लेइंग, दैट वाज। उस दिन बोले कि सर, उस दिन मेरा जन्मदिन भी था, और हो सकता था कि मेरा उस दिन शायद मरण दिन भी बन जाता, लेकिन शायद जाको राखी साइया मार सके ना कोई वाली बात है। सो दैट वाज माय, उसने पहली इंसिडेंट सुनाई थी। उसके बाद हमारे बाद में मल्टीपल ऑपरेशंस हुए हैं वहाँ पे, और एक तो बहुत अच्छा ऑपरेशन था, डाइसी था, मैंने पहले एक पॉडकास्ट में बताया, जिसमें मुझे DGDC मिला था। सर वो आर्मी के पास में खबर आई थी कि 3 घरों का क्लस्टर है और उसके अंदर मिलिटेंट्स हैं। सुबह सुबह फर्स्ट लाइट पे उसको हमने घेर लिया था। इनर कॉर्डन के अंदर RR थी, 13 RR, आउटर कॉर्डन में CRPF थी और सिविल पुलिस भी थी। सुबह से सर हम, वो अनाउंसमेंट चालू हो गए थे कि बाहर निकल जाओ, सरेंडर कर दो, कुछ नहीं होगा, सिविलियंस को बाहर निकाल दो। ना कोई सिविलियंस निकला, ना अंदर से कोई रिस्पॉन्स आया। बड़ी ठंड की बात थी सर, जनवरी की ठंड थी। सुबह 7 बजे के आसपास एक घर से एक लड़का निकला, फिरन पहना हुआ, हाथ में कुछ नहीं, खाली हाथ। अब सिविलियन है, मिलिटेंट होता तो गन वगैरह से हम समझ सकते हैं, लेकिन किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखता है कि फिर मिलिटेंट है। निकला, और वो घर से निकला, घर की बाउंड्री से एक गली आती थी पूरी साइड में, और गली के एंड में करीब वो 40 मीटर की गली होगी, 40-50 मीटर की। गली के एंड पे एक रक्षक खड़ी थी, सिविल पुलिस की जीप,
उसमें लोग बैठे हुए थे और हमारे सीआरपीएफ की पार्टी खड़ी थी और मैं भी खड़ा था वहाँ। वो चलता हुआ आया, सब वॉच कर रहे हैं उसको, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है कि डाउटफुल है कि कौन है ये, सिविलियन भी हो सकता है। वो जैसे जीप के पास पहुंचा, उसने अपनी फिरन में से AK-47 निकाली, वो लटकी हुई थी अंदर, हाथ यूं बाहर थे, वो ऐसे ही होता है। तो उसने निकाली। और वो दोबारा एक इंसिडेंट है जिसको जाकर रखे सही है, मार सके ना कोई वाला है। उस पूरी जीप जो थी वो बुलेट प्रूफ नहीं थी, उसके जो शीशे थे केवल वही बुलेट प्रूफ थे। ओके। उसने शीशे पे फायर किया, विंड स्क्रीन पे? विंड स्क्रीन पे नहीं, पीछे वाले वो डोर यूं खुलते थे, उसके शीशे लगे हुए थे, उसे फायर किया। तो बुलेट पेनिट्रेट नहीं किया वो अंदर। उसका पर्पस ये था कि मरने से पहले मैं 2-4 को मार के मरूंगा। और जैसे फायर किया, फायर नहीं हुआ, मरे नहीं। फिर उसने एक ग्रेनेड निकाला, इतनी देर में हम एक्टिवेट हो गए थे यहाँ पे। उसने ग्रेनेड निकाला, उसका पर्पस था दरवाजा खोल के अंदर ग्रेनेड फेंकने का। फिर तब तक हमारे बंदों ने फायर किया इधर से, उसको वहीं मार के टिप गिरा दिया और उसका ग्रेनेड उसके हाथ में फट गया। और वो जो था मरा था, वो हाफिज सईद का भतीजा था। व्हाट ए कैच। सब हर ऑपरेशन अपने आप में डिफरेंट ऑपरेशन होता है। एब्सोल्युटली देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट। व्यूअर्स, आप ये देखिए, जो चीता जी जिस तरीके से चाय पी रहे हैं, इसका रीजन है कि वो अपने राइट हैंड को ऐसे पूरा नहीं उठाकर मुंह तक ला सकते। ये मेरे गोलियां लगी है पूरी हाथ में, क्योंकि उनके पूरे हाथ पे गोलियां लगी हैं। एक बार दिखाइए जरा अपना ये गोलियों को। ये देखिए, ये जो हाथ पे गोलियां, ये मेरे कोनी के अंदर, एल्बो के अंदर फायर। तो इसीलिए वो लेफ्ट हाथ पे ऐसे रखते हैं और फिर वो चाय को पीते हैं। ये इस तरीके की जिंदगी, कितने करेज और कितने दिल खुश होके जिंदगी जी रहे हैं। इसके बावजूद भी यहाँ के हम छोटी छोटी परेशानियों से परेशान होकर कुछ न कुछ गलत एक्शन ले लेते हैं। सो चेतन, इसके बाद आई थिंक ये आपका ऑपरेशन नवंबर में हुए थे और फिर दिसंबर में वो हुआ जो मैंने बताया। हाँ, बीच में होते रहते थे। फिर आप फरवरी में आपने 2017 में फिर एक आपने धमाका कर दिया और वो तो सबसे बड़ा धमाका था। Everybody wants to listen about that operation. That is ultimate operation, for which you have become a hero of the Hindustan. मेरी फैमिली दिल्ली में थी और मैं जब भी किसी ऑपरेशन में जाता था घर में बताता नहीं था, नेचुरली, क्योंकि मेरे को ये बहुत नर्वस हो जाते थे घर वाले। मैं एक्चुअली करके आ जाता था, फिर मैं फोन करके बोलता था, मैंने कहा मुबारकबाद दे, आज एक मार दिया। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, 13th को एक खबर आई सिविल पुलिस के पास कि हाजिन कस्बे के पारे मोहल्ले के अंदर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी, वहाँ पर रात को मिलिटेंट आएंगे, रात भर रुकेंगे और हम चाहें तो ऑपरेशन कर सकते हैं। तो सिविल पुलिस के एसपी ने ये इंफॉर्मेशन 13RR को शेयर करी, हमको शेयर करी। और हमको ऐसा उस दिन रात को मेरे को लगा, आई वॉज वेरी हैप्पी ऑल्सो कि यार इसना कुछ मिलेगा। मैंने रात को नॉर्मली सोने से पहले मैं अपनी वाइफ को फ़ोन करता हूँ, तो मैंने उस दिन फ़ोन किया और पता नहीं उस दिन मेरा मूड क्या था, मैंने वाइफ को बोल दिया विश मी लक, कि मैं कल सुबह ना बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन में जा रहा हूँ। दूसरी तरफ से बिल्कुल साइलेंस। मैंने बोला क्या हुआ यार? तो माय वाइफ सेज कि चेतन, अब तो तुम कमांडिंग ऑफिसर बन गए हो यार, अब तो तुम्हारे नीचे इतने सारे अफसर काम करते हैं, तुम्हारे को कहीं जाने की जरूरत थोड़ी है यार, तुम क्यों बंदरों की तरह जब मारते रहते हो? अच्छा, बंदरों की तरह। शी वॉज नॉट हैप्पी विद मी दैट वे, शी वॉज फेयरफुल कि मेरे साथ कुछ हो ना जाए। तो मैंने कहा यार देखो यार, मैं वहाँ ऑपरेशन करने जाता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं तलवार लेके सबसे आगे जाऊँगा और सबसे ज़्यादा लड़ूंगा। मैंने कहा मैं वहाँ अवेलेबल रहता हूँ, सुपरवाइज करता हूँ, एवरीथिंग इज गोइंग वेल एंड फाइन। जो ऑपरेशंस करते हैं, जो अंदर घुसते हैं, बेसिकली मेरे यंग ऑफिसर्स होते हैं और जो जवान होते हैं वो करते हैं। बट शी वॉज नॉट हैप्पी, कन्विंस्ड, शी वॉज नॉट कन्विंस्ड एंड शी पुट द फोन डाउन। शी वॉज इवन, मैंने फ़ोन भी किया था, उसने उठाया नहीं। अब सुबह मेरे को
5 बजे मेरे को निकलना था, 4:30 बजे मैं चला गया। हम 5 बजे हमने कॉर्डन डल गया था सीआरपीएफ और 13 RR का। जब कॉर्डन डल रहा था, जब मिलिटेंट्स को मालूम पड़ गया कि फौज आ गई है, और फौज का मिलिटेंट्स का पहला काम होता है फौज जाने के कि हमें यहाँ से कैसे भी करके भागो, नहीं तो ये इनसे हम लड़ नहीं सकते, यस, लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, और सरेंडर वो करना नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने फायर कर दिया वहाँ। चला जितने आर्मी के 3 जवान मर गए और काफ़ी 2-3 और घायल हो गए, और उनके कंपनी कमांडर को पेट में भी गोली लगी। ना सिचुएशन वहाँ क्रिटिकल हो गई। हम तो सोच रहे थे कि इट विल बी, मतलब वो बहुत आराम से सारा कंप्लीट हो जाएगा ऑपरेशन, लेकिन वहाँ तो कैजुअलिटीज हो गई हमारी। तब मैं अंदर घुसा। अच्छा, मेरा 2 पर्पस थे, एक तो वहाँ इवैक्यूएशन, दूसरा ये है कि जो कॉर्डन के अंदर जो गैप फिल हुए हैं और उसको फिल करना और रेड करना। तो जब मैं आगे जा रहा था, जो घर के बीच में और हमारे बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं था जहाँ कोई आड़ ली जा सके। इट वाज प्लेन ग्राउंड। तो जैसे मैं आगे चला तो मैं से 15-20 फीट की दूरी पे अंदर से एक मिलिटेंट कूद के भागने की कोशिश करा। ओह, तो उसका मेरे साथ में आमना सामना हो गया। ओह, तो मैंने उस पर फायर किया, उसने मेरे पे फायर किया। तो उसने मैगजीन खाली कर दी, मैंने भी कर दी। उसकी सारी गोलियां मेरे को लगी, मेरी उसको लगी। वो भी गिर गया, मैं भी गिर गया। लेकिन डिफरेंस एक था कि मैंने बुलेट प्रूफ पहना हुआ था, पटका पहना हुआ था। तो ये मेरा जो वाइटल ऑर्गन्स थे ये मेरे बच गए, और ये मेरे सर में भी गोली लगी थी, पटके पे लगी। सो आई वाज सेफ दैट वे। और दूसरा अच्छी बात ये थी कि जब पहली कैजुअलिटी हुई थी आर्मी की, तब बदामी बाग कैंप को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि यहाँ मेडिकल इवैक्यूएशन होना है। जब मेरे को गोली लगी तब तक उनका चॉपर हवा में था। सो मेरे को इमीडिएटली वहां से इवैक्यूएट करके बदामी बाग कैंप ले गए। इससे पहले चेतन, जरा हमारे व्यूअर्स को बताओगे कि गोलियां कहाँ कहाँ एक बार? गोलियां मेरी यहाँ पे 2-3 गोलियां यहाँ लगी हाथ पे, ये जो था हाँ, यहाँ लगी, इस हाथ में यहाँ लगी, आंख मेरी चली गई, सर में लगी, एक मेरे पेट में लगी, एक मेरे हिप में लगी, और जो अभी भी अंदर है मेरे टेल बोन के पास में अभी भी। तो ये मेरी गोलियां लगी थी टोटल। और 15 गोलियां आपके बुलेट प्रूफ पे? हाँ, ऐसा बोलते हैं कि वो बुलेट प्रूफ मैंने देखा नहीं, लेकिन लोग बताते हैं इस तरीके से। और सबसे पहला मेरा ट्रीटमेंट, गोलियां निकालने का सब कुछ हुआ मेरा बदामी बाग बेस हॉस्पिटल के अंदर। चॉपर जो तैयार था वो आपको इवैक्यूएट करके ले गया। ओके। उसके बाद वहाँ मेरा हुआ शाम तक, दोपहर तक, जब सीआरपीएफ के अंदर खबर पहुंची पूरी कि कमांडेंट इंजर्ड हो गया बुलेट एनकाउंटर में, तो उन्होंने वहाँ से एयर एम्बुलेंस दिल्ली से भेज दी। और वो एयर एम्बुलेंस शाम को मेरे को लेके यहाँ आ गई थी एम्स हॉस्पिटल में, ट्रॉमा सेंटर के अंदर। फिर यहाँ लगभग मैं 40 दिन मेरा अनकॉन्शियस स्टेट में रहा मैं। उसके बाद में फिर मेरे को होश आया, और 2 महीने तक लगभग मैं हॉस्पिटल में था। फिर बाकी मेरा ट्रीटमेंट घर से ही चला। सो दैट इज द स्टोरी। नाउ पोस्ट दिस एंड ड्यूरिंग दिस, क्या रिएक्शंस थे घर वालों के, मैडम के, और क्या आउटसाइड चल रहा था, वो सब कुछ आई थिंक यू कैन शेयर विद। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, 40 दिन के बाद में जब मेरे को होश आया, तो ये मेरी गोली लगी थी ना, ये बहुत गलत लगी थी। मैं सब कुछ भूल चुका था। दिख रहा है। तो जब मैं होश आया तो मैंने जैसा से देखा, मेरे हाथों में पट्टियां हैं, यहाँ रोड़ें घुसी हुई है, यहाँ पे घुसी हुई है, आंख में पट्टी है, सब जगह मैं देखा यार। तो मैं आगे खुली देखा, मेरे बगल में मेरी वाइफ बैठी हुई थी, मेरे फ्रेंड बैठा हुआ था, मेरे साले साहब थे। तो मेरा वाइफ आंख खोलने के बाद में मेरा पहला क्वेश्चन मेरी वाइफ से यही था कि उमा मैं कहाँ हूँ और मेरे ये क्या हुआ है। एंड शी वाज डेफिनेटली
उनको डॉक्टर ने पहले बताया था कि इसके सर में गोली लगी है, वी डोंट नो उसका डैमेज, एक्सटेंट ऑफ डैमेज हमें नहीं बता सकते, जब तक होश नहीं आएगा तब तक नहीं कुछ कर सकते इसको। तो मेरी वाइफ का रिएक्शन ये था, शी वाज सरप्राइज्ड। तो उसने बोला कि तुम्हें मालूम मैं कौन हूँ? क्योंकि हाँ। तो मेरी वाइफ उमा है तुम्हारा नाम। कहती ये कौन है? मैंने शिव शक्ति है। और ये कौन है? ये तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा। फिर उसने बताया कि तुम्हारा इनकाउंटर हुआ था, ऐसा हुआ था। फिर धीरे धीरे मेरे को फ्लैशबैक में वो चीज़ें ओह, सो वो लगा मेरे को टाइम उसके बाद। सो आई लॉस्ट ऑलमोस्ट, आई व्हेन आई वाज हिट, आई वाज 76 केजी वेट मेरा। जब मैं वहाँ से डिस्चार्ज हुआ तो मेरा 62 केजी रह गया था वेट। काफ़ी वेट लूज किया था मैंने। you had some indifferent experiences with the media also. मीडिया क्या बोलो, मीडिया तो स्टोरी सुनने के लिए आता है आपके पास में, कहानियां सुनने के लिए आता है। दे हैव, दैट वाज अनदर ब्यूटीफुल एनकाउंटर, मतलब एक्सपीरियंस। मुझे आइडिया नहीं था कि मैं को इतना पॉपुलैरिटी मेरे को मिल चुकी है कि मेरी स्टोरीज टीवी पे रन करती थी रेगुलरली। जब मैं बाहर निकला, जब लोगों ने मेरे से फोटो खिंचवा रहे हैं, मेरे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, तब मेरे को आइडिया लगा यस आई एम पॉपुलर। So that was a different story. That was definitely a different story. Yeah. उसमें जो सबसे पहला मेरा था, I think I mentioned it earlier also. मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था, लेकिन मेरे को बीच बीच में रेगुलरली चेकअप के लिए मेरे को जाना पड़ता था। When I was coming back from hospital, तो इन बिटवीन द्वारका के पास में मेरी वाइफ ने बोला कि मेरे को एक कपड़ा चेंज कराना है, कुछ यहाँ रुक जाए 5-10 मिनट के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा ठीक है रुक जाओ। मैं भी उसके साथ उतर गया। मैं बहुत स्लो था, मैं धीरे धीरे। मैंने कहा यार उमा तुम चली जाओ, वहाँ पे 5 इंडिया में जाना था। मैंने कहा तुम्हें टाइम लगेगा, मैं यहीं लॉबी के अंदर बैठ जाता हूँ। मैं उधर ही बैठ गया। मेरी ये पट्टियाँ वगैरह सब बंधी हुई थी उस टाइम पे। I can saw one lady coming to me, 35 ईयर्स की आसपास होगी, यंग लेडी थी वो। शी वॉज वेयरिंग द वाइट सूट। बोलती कि सर आप आर्मी में हो? मैंने आर्मी में मैं नहीं, सीआरपीएफ में हूँ। आप वही है ना जो टीवी पे आते हैं, अभी आपको चोट लगी थी? मैंने कहा हाँ वो तो हूँ मैं। कहते कि अच्छा 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 सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और ये हम दोनों खड़े होकर बातें कर रहे हैं। शी इज सेइंग ऑल दिस थिंग, मैं चुपचाप सुन रहा हूँ। और बात करते करते वो रोने लग गई। एक तो होता है कि नॉर्मल ऐसे नहीं ना, फूट फूट के रोने लगी बंदी। अब मैं एकदम से बड़ा टेंशन में आ गया। मैंने कहा यार ये बंदी अब आसपास लोग हैं, वो सारे के सारे रुक गए और देखे यार रो क्यों रही है? रुक ही रही है। उनको लगा मैंने कहा मेरे दिमाग में बैठ लोगों ने छोड़ा होगा कि मैंने इसको छेड़ दिया कहीं। मैं उसको हाथ भी नहीं लगा सकता हूँ, शी इज अ लेडी। मैंने कहा मैम आप क्यों रो रहे? कहती मे बी सर यू आर थिंकिंग दैट आई मे बी स्टूपिड बट आई एम स्टूपिड। मैंने आपको देखा सर, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ। और ये रोते रोते बोले जा रही है। आई मीन व्हाट आई सॉ, मेरी वाइफ उधर से चलती हुई आ रही है और उसको रोते देखे वो भी स्टेट ऑफ शॉक में। इस दिन क्या हुआ? मैंने कहा यार ये एकदम से रोने लगी यार, मेरे से मिली है, शी इज अ फैन, इसको थोड़ा चुप कराओ। उसने चुप कराया, फिर थोड़ी देर बाद में चुप हुई। तो मैंने कहा मैम प्लीज ऐसे मत किया करो, पब्लिक स्पेस है ये, और आप मेरी फैन है, मैं आई अप्रिशिएट दैट। मैं यहाँ जड़ोदा में कैंप में रहता हूँ, आप कभी भी मेरे से मिलने आ सकती है। एंड थैंक यू वेरी मच, आप जाइए आप। मैं भी चला गया, वो भी चली गई। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद द फैन। I know. And you truly deserve that kind of respect and love from the public. चेतन, ऐसी जब इंसिडेंट होती है तो जिंदगी एकदम बदल जाती है। और आपके साथ तो इतना ग्रेव इंसिडेंट हुआ कि 9 बुलेट्स आपके बॉडी में लगा है, एंड वी कैन सी दैट you lost one of your eye, which is a very important part of body. How the life has changed after this? Day to day life. It has changed a lot, definitely. अब मैं 100% अपने आप को तो नहीं बोल सकता हूँ अभी,
लेकिन जितना ही परसेंट बचा है उसके अंदर उसका मैं बेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। शायद मैं ये पहले ही बोल चुका हूँ कि शायद कोई काम था जो मैं नहीं कर पाया और जो मुझे करना है, शायद भगवान ने ही बोला होगा तू अभी चेतन रुक, उसको कंप्लीट करके फिर आना। Absolutely, तो absolutely. शायद आई एम वेटिंग फॉर दैट वर्क। Yeah, आई कैन गिव मोर टू माय कंट्री। yeah, yeah. Yeah, definitely. Whatever I have done, I love my job. And यदि मेरे को कोई बोलेगी कि चंदन यदि दोबारा को तुम्हारे को करने का मौका मिलेगा तो क्या तुम करोगे, तो मैं आई विल डू इट विद डबल इंटरेस्ट एंड डबल थ्रस्ट। क्या do it. In fact, I have read somewhere or listened somewhere that if you are given the opportunity, you wanted to go back to I Korea. want to go back. I want to go back. I am not a guy. मैं क्लर्क नहीं हूँ, मैं फील्ड ऑफिसर हूँ, मेरे को फील्ड में मजा आता है। Yeah. Only thing you have to make a practice to take a aim with your left eye now. I have to train myself for that also. Yes, yes. Hmm. Chetan, it's a fantastic journey what you had, and one more thing which I know that कि आपने एक लड़ाई टेररिस्ट से लड़ी, J&K में इंसर्जेंट से लड़ी, आपके नॉर्थ ईस्ट में, और नक्सलाइट से लड़ी, तीनों जगह आपने लड़ी। बट एक लड़ाई आपने और लड़ी जो थी कोविड-19 की, कि आप आई थिंक मोर देन ए वीक यू रिमेन इन कोमा और ऑन द वेंटिलेटर। आई थिंक वो भी एक भयंकर लड़ाई थी। दो चीज़ें मैं इसमें जानना चाहूँगा, एक तो आपने कैसे उसको ओवरकम किया, और दूसरा आपकी फैमिली ने किस तरीके से उस पीरियड को मैनेज किया डिस्पाइट सीइंग ऑल दिस प्रॉब्लम। वो एक अलग तरह की लड़ाई थी। डेफिनेटली आपने सही बोला। मेरे को जब कोविड हुआ, तो कोविड में आपको पहली बात तो आपको मालूम है कि उसका कोई इलाज नहीं है। आप साइलेंटली अपनी इम्यूनिटी को आप हाई रखो सो दैट आप लड़ सको, बस यही है उसके अंदर। जब मेरी थोड़ी सिचुएशन खराब होने लगी तो मेरे को एम्स जज्जर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया, और शुरू में वहाँ पे रहा, मैं करीब 10-15 दिन में रहा वार्ड के अंदर। फिर मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई तो मेरे को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। आईसीयू के अंदर फिर मैं रहा कुछ टाइम बाद में, फिर मैं एकदम से स्लिप कर गया, मेरे को वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। फिर वापस रिकवर किया, फिर आईसीयू में ही था। फिर अगेन आई वाज हैविंग अ वेंटिलेटर सपोर्ट। अगेन आई रिकवर्ड। करीब मैं लगभग 2 महीने रहा हूँ वहाँ पे, वापस आया। या आई फॉट फॉर दैट विद दैट। मैं एक तरह से ये बोल सकता हूँ, ऊपर वाला मुझे वापस बुलाने के लिए इच्छुक नहीं है अभी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक कॉमिक सीन हुआ था वहाँ पे। मेरी वाइफ ने मुझे प्रैंक किया था, क्योंकि जो कोविड वार्ड है वहाँ पे किसी को भी आने की अवॉइड परमिशन नहीं। करेक्ट। वहाँ पे वो जो डॉक्टर्स भी है वो पूरे पीके सूट्स पहन के और मास्क वगैरह लगे के हमारे ट्रीटमेंट करते हैं। हर स्टाफ ऐसे घूमता है, कोई बाहर का आदमी अंदर नहीं आ सकता। जो मेरे वेंटिलेटर वगैरह पे गया, ये वापस आया, आईसीयू में था, तो 3 से 5% तक होता है चांसेस कि आप रिकवर कर जाओ वेंटिलेटर पे। बाहर मेरी वाइफ डेफिनेटली शी वाज वेरी वरीड अबाउट मी। उसने हर कोना खटखटाई दिया है कि मैं अपने हस्बैंड को देखना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। somehow she managed to sneak in। परमिशन मिल गई उसको। हाई लेवल पे उसने जैक लगवाया। एक दिन मैं लेटा हुआ था आईसीयू में ऐसे ही, तो डॉक्टर्स वगैरह जो है ना आते हैं, टीम्स आती है 3-4 बार आती है दिन में, आपको चेक करने, आपके वेरिएबल चेक करने, कोई चेंज होता है तो वो करने के लिए। वो आई हुई थी, तो डॉक्टर्स होते हैं 3-4 उसके अंदर, और 4-5 उसके साथ में नर्सेज और भी स्टाफ होता है। तो वो मेरे वो देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे मेडिकल टर्म्स के अंदर। मैं मोबाइल बैठा देख रहा था। तो इधर से एक नर्स आई, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो मैंने कहा पकड़ा होगा कोई नर्स देखने के लिए किसी चीज से, मैं करता रहा। अब वो उस नर्स ने मेरे गाल पे यूं हाथ फेरना चालू कर दिया।
मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार? मैंने यूं करके देखा, थोड़ा गुस्से में देखा, मैंने कहा यार फैमिली पेशेंट नजर आ रहा है, मास्क पहना हुआ था, पीके सूट डाल रहा था। जैसे देखा, ध्यान से देखा, मैंने कहा यार तो मेरी वाइफ है यार। शी सरप्राइज मी दैट वे कि मेरे को मालूम नहीं था वो आने वाली। एनीवे दैट वाज अनदर फेज व्हिच हैज गॉन। आई नो सी चेतन, क्या होता है जिंदगी में कि आप फील्ड में लड़ते हैं, आप इंसर्जेंट से लड़ते हैं, टेररिस्ट से लड़ते हैं, नक्सलाइट से लड़ते हैं, लेकिन जो वाइफ है ना, वो घर में वो आपका सपोर्ट, जिंदगी से लड़ती है, वो सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है ना। और वही उन्होंने किया। उन्होंने आप किया। कोविड में थे, उस टाइम भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। एंड चेतन, आपने सारी लड़ाइयां देख ली हैं, और आपने जैसे बोला ना कि ईश्वर अभी चाहता है कि आप कुछ और करने के लिए आपको अभी रखा हुआ है। एंड डेफिनेटली, एंड जिस आसानी से आप इस बात को बोल देते हैं ना, उस आसानी से फैमिली को थोड़ा सा सहन करना मुश्किल होता है। बट एनीवे, दैट इज व्हाट द कमांडो इज, दैट इज व्हाट द वॉरियर इज। Yeah. चलते चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या एक सीख देना चाहेंगे कि जिंदगी का मतलब क्या है? व्हाट इज द लाइफ ऑल अबाउट? मैं केवल इतना बोलना चाहूँगा हमारे यंगस्टर्स को, आने वाली जनरेशन्स को, कि आज के वक्त में जो जिस प्रकार की भ्रांतियाँ हमारे समाज के अंदर फैल रही है, जिस तरीके से लोग गलत बात को सही बनाने में लगे हुए हैं, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि किसी चीज़ पे विश्वास न करें, अपने आप पे संकल्प करके आपको किसी भी प्रकार से आप देश सेवा करें और 100% आप इस देश को दें, अपने समाज को दें, तो उसमें आपको भी खुशी मिलेगी और ये देश भी तरक्की करेगा। जय हिंद। Chetan, thank you so much being a wonderful guest and sharing such a inspiring stories with life. Okay. Thank you so much. Okay.